नेशन वन एसी। लोग एसी लगाते फिर कंबल के नीचे रजाई के नीचे चले जाते, किसी और की गर्लफ्रेंड किसी और की भी आपको क्या करना है? क्यों आप इसको एक अच्छी पहल नहीं देखते? लेकिन वन नेशन वन हनीमून डेस्टिनेशन भी हो जाए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिजली पे पॉलिटिक्स करती है ताकि डिस्कॉम्स लॉस में चलते, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और हम ये मानवता पे एहसान कर रहे इन लोगों को मारते, क्योंकि अगर हम इनको 72 हीरो के पास नहीं भेजेंगे, कल ये यूरोप को अटैक करेंगे, कल ये अमेरिका को अटैक करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को इस शब्द से परेशानी है? कांग्रेस ने गलती की है, फिर राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम? तो उनका फजर का नमाज चल रहा था, हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमने कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में। पाकिस्तान में वो हीरो बन गए, वही मैं उनको बता रहा हूँ, ये उनका प्रोपेगेंडा था। और राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। 6 तारीख की रात को, ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को, वो अनबिलीवेबल वॉरफेयर था। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं ही क्यों जो लंगड़े घोड़े हैं और बारात के घोड़े हैं? कुछ सलाहकार है, वो उन बाबू जिनकी मैं आलोचना कर रहा था उनकी तरह है, वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है। वो मोदी जी का देश नहीं है, ये नए सलमान खुर्शीद जी का देश है, ये हम सबका देश है। बिल्कुल, ये हमारा देश है। ये चीज़ आपको पाकिस्तानी से सीखनी होगी। कांग्रेस पार्टी का क्यों ऐसा होता है कि अगर आसिम मुनीर वहां चला गया तो भारत की मतलब बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई? तो मैंने कहा आप क्यों नहीं बोलते हो कि हम इनको मार रहे हैं, हम यूरोप पे फेवर कर रहे हैं, ये कल यूरोप पहुंच जाएगी। उनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है, बिलावल भुट्टो। आपको मैं ये सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि आप उनके बॉयफ्रेंड को जानते हैं, वो गे हैं। उन लोगों की वकालत कर रहा है, उसकी माँ को शहीद किया उन्होंने। वो इतना बड़ा झूठा और कमीना इंसान है, बट उस झूठे ने कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, पर खुदा की कसम आपको यकीन नहीं है। तहसीन, आप राहुल गांधी के रिलेशन में भी लगते हैं, आपकी वाइफ रॉबर्ट वाड्रा की कज़न हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये चीज़ें कभी आप राहुल गांधी को कम्युनिकेट करते हैं? कभी आपकी 1-to-1 बात होती है? और इसमें मुझे लगता है जेन्युइनली कि पीएम को भी ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, राहुल जी को भी करनी चाहिए। दोनों को बैठकर चाय पर या कॉफ़ी पे या प्रोटीन शेक पे और कॉफ़ी पे चाय पर बैठकर बात करते। अब प्रवक्ता में देखो शहजाद, हालांकि मेरे से बातचीत नहीं, पर आप देखो ही इज द बेस्ट, सुधांशु त्रिवेदी और वो, अब कौन मतलब शहजाद जैसा प्रवक्ता को कौन खोएगा? सच बात है। कन्हैया कुमार का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मतलब लाद के घूम रहे हैं राहुल गांधी। एक चीज़ जो मुझे लगता है होना चाहिए चेंज कांग्रेस पार्टी में, खास राहुल जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं। तो मेरी मॉम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ। उन्होंने बोला यार अगर सिंदूर पर आँच आएगी तो बाप भी तो उतरेगा बेटी की रक्षा करने या सिंदूर को बचाने या उसकी लाज रखने। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद से राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले अखबारों में, तमाम अखबारों में लेख लिखा, किसी पे व्यक्तिगत हमले करना है, इलेक्शन कमीशन पे व्यक्तिगत हमले करना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हमें कॉमेडी रील्स बनानी है या हमें गंभीरता से बात करते लोगों का दिल जीतना है? नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं तहसीन पूनावाला, जो बहुत फेमस हैं। क्लिप्स इनकी आप अक्सर देखते होंगे, बहुत वायरल होती हैं। तहसीन बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर टीवी डिबेट्स में आपने उनको देखा होगा, वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं लेकिन खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं। तहसीन आपसे हेल्थ पर बात कर सकते हैं, वेलनेस पर बात कर सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी बात कर सकते हैं, मतलब एनी टॉपिक ही कैन टॉक ऑन दैट। और सबसे अच्छी बात है कि अपनी एक निरपेक्ष राय रखते हैं, साफ अपना एक विजन रखते हैं किसी भी विषय पर, और उसको पूरे कन्विक्शन के साथ बोलते हैं, बिना किसी के प्रभाव में आए हुए। इसीलिए कई बार इनके लिए कहा जाता है कि ये कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन शायद दुविधा लगती है कि इधर या उधर, शायद इसमें फंसे हैं तहसीन। तहसीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू अर्चना फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड सच अ प्लेजर कि मुझे शो में आपने इनवाइट किया और मुझे मौका मिला कि आपके जो दर्शक हैं उनसे रूबरू होने का। तहसीन, आप से राजनीति से जुड़े सवाल बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी सबसे आपका इंटरेस्टिंग मैं ट्वीट देख रही थी, एक्स पे पोस्ट देख रही थी, आपने किया कि जो ये सरकार ये योजना लेके आई कि 20 से लेके 28 डिग्री तक आपको एसी चलाना है, एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया है कि इससे ऊपर आप नहीं चलाएंगे। तो ये बताइए कि आपने इसमें कहा कि 1 नेशन 1 एसी, 1 नेशन 1 एसी टेम्परेचर, हाँ, ये क्या है? मतलब ये केंद्र सरकार का काम है। आपका एसी किस पे, उस पे केंद्र सरकार डिपेंड है। और मैं उस वक्त टीवी चैनल पे था, तो माननीय पूर्व पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी साहब भी थे, तो हम दोनों बातचीत कर रहे थे। तो उनका एक ही था, लोग एसी लगाते फिर कंबल के नीचे रजाई के नीचे चले जाते। भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, किसी और की गर्लफ्रेंड किसी और की भी आपको क्या करना है? आप भैया बिजली दो ना, मैं कंबल के नीचे जाकर क्या करो? दिल्ली में बैठे बाबू को क्या करना है? तो इससे सरकार का वो होता है, ये सरकार का काम नहीं है। फिर वो कह रहे थे कि बहुत सारे देशों में ऐसे रेगुलेशंस है, वो रेगुलेशंस कंपलसरी नहीं है।
यहाँ पर आप कंपलसरी कह रहे हो, यानी सरकार आपके बेडरूम में आ रही है कि सरकार को क्या मतलब है, कंपलसरी क्यों कर रहे हो? और जेन्युइनली अगर आपको पावर की सिचुएशन सुधारनी हो तो इसमें 2-3 चीज़, आपके सरकारी दफ्तर देख लीजिए, वहाँ पर एसी चालू होते, कोई काम पर नहीं होता, कॉरिडोर्स पर कोई नहीं होता, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे आप सेविंग कीजिए, वहाँ पर तो आपको करना नहीं है। दूसरी बात, एसी में देखिए, एसी का एक एक ब्रांड न्यू एसी जो 16 डिग्रीज या एक 5 स्टार एसी जो 5 स्टार इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है, वो अगर 18 डिग्रीज पे हो वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा कंपेयर टू पुराना एसी जो 23 पे हो, जो एक विंडो एसी हो। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एसी हो, समझो वो 18 पर भी हो पर वो 5 स्टार रेटिंग हो, वो तो वैसे ही कम बिजली लेगा। तो एसी पर भी निर्भर करता है, इंसुलेशन पर भी निर्भर करता है, खिड़की कैसी है उस पर भी निर्भर करता है, वेंटिलेशन कैसा है उस पर भी निर्भर करता है, दरवाजे खुले या बंद है। आप सरकारी ऑफिसेज में देख लो, दरवाजे खुले, विंडोज़ खुले और एसी चालू होता है। तो आप उन चीज़ों को पहले सुधारो, इसमें आप लोगों के बेडरूम में बाद में आइए। आपको लग रहा है कि ये अभी करना नहीं चाहिए था, अगर पावर सेविंग के लिए बात भी करनी तो पहले और जगहों पे आपको काम करना चाहिए था, फिर आपको आना चाहिए था। क्यों आप इसको एक अच्छी पहल नहीं देखते? लेकिन हाँ, बट कंपलसरी क्यों करती है भारत सरकार? हर चीज़ को कंपलसरी क्यों कर रही है? सरकार आपको बताएगी कि आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए एसी का। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि माँ बाप की परमिशन से हनीमून के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, मैं वन नेशन वन हनीमून डेस्टिनेशन भी हो जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को ये भी सुझाव देगा, माँ बाप को भी ले जाइए हनीमून के लिए, सास ससुर माँ बाप सब लोग हनीमून, हम साथ साथ एक की शूटिंग भी कर लेंगे। तो ये मतलब क्या ये हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं क्या बहुत सारे मामलों में? एक मामला आया, देखिए जो चीज हुई, जिस केस को लेकर उन्होंने बात की, सोनम राजा रघुवंशी वाले, वो बहुत ही सैड केस है, नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ही शॉकिंग है वो। लेकिन एक केस को लेकर ऐसा बना दिया गया जैसे लग रहा है कि अब हर लड़की यही करती है, या हर लड़की शादी के बाद अगर हनीमून पे गई तो यही होगा। मतलब क्या ये ओवर सेंसिटिव है क्या हम एक देश के तौर पर? मतलब सोचिए इसको। और क्या एक मुख्यमंत्री को ये बोलना चाहिए कि माँ बाप को देखना चाहिए बच्चे हनीमून के लिए क्या जाते हैं? क्या बच्चे हनीमून के लिए क्या जाए? क्या माँ बाप का काम है देखना? आई थिंक ये थोड़ा सा हम ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं होता बोलने के लिए, मुझे ये लगता है। और वो समझ नहीं होती कि हमें किस तरह से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने। तो सरकार क्या करती है, धक्कल देती है आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में। अब अच्छा हुआ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ये सुझाव नहीं दिए जब मैंने शादी की, और मैं मध्य प्रदेश में नहीं रहता, मैं तो हनीमून के लिए अफ्रीका चला गया था तांजानिया के जंगल में। और ये भी ठीक है कि मेरा वहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ। तो अब ये कोई सोल्यूशन होता? फिर कल मतलब एक जोक है, किसी ने फिर लिखा कि फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ हनीमून बना देंगे, उसके अंदर एक बाबू होगा, बोलेगा आधार कार्ड सबमिट करो, फिर आपको सरकार से अप्रूवल आएगा। फिर सरकार आप यहाँ नहीं जा सकते, ज़्यादा दूर है, आप वहाँ जाइए, माँ बाप की साइन लेकर आइए। तो ये हमें थोड़ा सा सरकार को हमारी ज़िंदगी से बाहर होना चाहिए। हमें ज़्यादा गवर्नेंस चाहिए, गवर्नमेंट कम चाहिए। देखिए बिजली के मामले में भी भारत उन मुल्कों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट 3 या 4 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में भारत है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा वेस्टेज का होता है, चोरी में, इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है, थेफ्ट में। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बिजली पे पॉलिटिक्स करती है ताकि डिस्कॉम्स लॉस में चलते। आप वहाँ पे सुधार नहीं लाना चाहते, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं लाना चाहते। भारत एक्चुअली ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। भारत इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है कि दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन हमारी जनसंख्या भी तो इतनी है। नहीं, पर उससे तो ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में हमारी कोई दिक्कत नहीं है। चोरी परेशान, चोरी, डिस्कॉम्स पे पॉलिटिक्स। हमें बिजली सारे पॉलिटिशियंस, जैसे आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद सारे डिस्कॉम्स लॉस में चल रहे। आप एक चीज़ बताइए, जो सुविधा बिजली जिसकी सबको 140 करोड़ की आबादी सबको ज़रूरत है बिजली की, उसका आपको पैसे देना है, उसमें लॉस कैसे हो सकता है जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है? तो आपको इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करने। मिनिस्टर को टीवी पर आकर क्या कहना है, रज़ाई के नीचे आप एसी लगाकर रज़ाई के नीचे रहते हो। क्या ये भारत जैसे 4th लार्जेस्ट इकॉनमी के मिनिस्टर को शोभा देता है? आप साइंटिफिक बात कीजिए, टेक्निकल बात कीजिए। ट्रू। आप बताइए, जापान में ये रेगुलेशन है, अब आप जापान से कंपेयर करोगे स्पेन से, उनका वेदर क्या है, हमारा वेदर क्या है? दिल्ली में बाहर 50 डिग्रीज है, वेदर होगा 41-42, बाहर का टेम्परेचर 50 है, रोड सर्फेस। चेन्नई में ह्यूमिडिटी है, मुंबई में क्या एक वेदर है जापान की तरह, ऑलमोस्ट सिमिलर। जापान एक छोटा मुल्क है, आप कैसे कंपेयर करते हो? और कंपेयर भी करना तो आप टेक्निकल रीजंस दीजिए। ये
आपको ठंड लगती है फिर आप रजाई के नीचे जाते हो। ये क्या भारत की गवर्नमेंट को ये शोभा देता है बोलना? ये कर सकते हैं कि जैसे जागरूक कर सकते हैं, आप लोगों को मैसेज दे सकते हैं कि आप इतने पैसे चलाइए ताकि ये ना हो, लेकिन इस तरह से कानून लागू करना आप इसके पक्ष में नहीं है। सरकार आपके बेडरूम में, आपके रजाई में, आपके किचन में, जो उत्तराखंड में जो डेटिंग कर रहे हो उनका भी डेटा बनाना है, डीएम साहब देखेंगे कौन डेटिंग कर रहा है कौन नहीं। ये ज़रूरी है इन चीज़ों को? क्या सरकार इसलिए इलेक्ट हुई है ये सब चीज़ करने के लिए? वी नीड लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस। अच्छा, आपने इस मुद्दे पर आपकी सरकार से खिलाफत है, आपने साफ कहा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आप खुलकर सपोर्ट करते हैं जी। और ऐसा सपोर्ट करते हैं कि शायद मुझे लगता है कांग्रेस वाले भी कभी कभी सोचते होंगे कि तहसीन किधर है, इधर है कि उधर है। भाजपा वाले भी सोचते हैं इधर है कि उधर है। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो सोच रहे हैं एक भाई ये दूसरा कब आएगा, वी आर वेटिंग फॉर दैट। ये बताइए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपका टेक क्या है? आपको क्या लगता है इस नाम को लेकर, जो सरकार ने नाम रखा और जिस तरह का हमारी सरकार क्योंकि देखिए कोई भी कामयाबी होती है ना वो सेना की है, लेकिन सरकार का उसमें रोल होता है। सरकार अगर वो आदेश नहीं देगी, वो कदम नहीं उठाएगी, सेना को फ्री हैंड नहीं देगी तो सेना नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये कह देना कि सरकार का योगदान नहीं है, ये बात गलत होती है। तो सरकार ने जिस तरह से इसमें जो रोल निभाया, जो किया जाना चाहिए था पहलगाम के बाद, क्या वो वाकई हुआ? आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हो, सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जिस चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं उस पर आऊँगा कि हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा सा पीछे था। नैरेटिव वॉर में हम पीछे रह गए। बिल्कुल। बट मैं पहले शुरू करता हूँ कि जो सरकार ने किया बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। उन लोगों ने, देखिए सब लोग बात करें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी पहलगाम, और पहलगाम की वजह थी आसिम मुनीर का वो हेट स्पीच। उस हेट स्पीच में आसिम मुनीर ने जस्टिफाई किया दो नेशन, उसने जस्टिफाई किया कि हिंदू और मुसलमान अलग है। और इसके बाद जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो लश्कर ए तोयबा ने किया, उनका जो उन्होंने नया नाम रखा है उनके संगठन का, उन लोगों ने हिंदू और मुसलमानों को अलग करते, नाम पूछकर, आईडी पूछकर, कलमा पढ़वा कर, पैंट चेक करते मारा है। इसके बाद अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको 72 हूरों के पास भेजें। इनफैक्ट वो जो 4 टेररिस्ट थे जिन्होंने ये घटना की पहलगाम में, उनको भी 72 हूरों के पास जल्दी भेजना चाहिए। तो देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। मैं नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी भी तरह का व्यवहार हो, चाहे युद्ध हो चाहे इकोनॉमिक हो। मैं उनसे आई वॉन्ट टू इग्नोर पाकिस्तान, बट पाकिस्तान मेरे देश में घुसते मेरे लोगों को मार रहा है, और अब उसने एक हद पार कर दी। उसने आईडी पे, नाम पर, आइडेंटिटी पे लोगों को मार रहा है। वो एक लाइन क्रॉस कर रहा है, एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? आप उसको टॉलरेट कर ही नहीं सकते। जहाँ तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है, देखिए मुझे लगता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम थोड़ा सा पीछे थे, क्योंकि आप मानोगे अर्चना, इकोनॉमिक माइट, साइबर माइट, मिलिट्री माइट में हम 20-25 साल पाकिस्तान से आगे हैं। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में पाकिस्तान 20 साल हमारे से आगे, 25 साल हमारे से आगे। जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन वो करते, हमें पहले दिन ये कहना चाहिए हमने उनको मारा और हम ये मानवता पे एहसान कर रहे इन लोगों को मारते। क्योंकि अगर हम इनको 72 हूरों के पास नहीं भेजेंगे, कल ये यूरोप को अटैक करेंगे, कल ये अमेरिका को अटैक करेंगे। ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका को घुटनों पे लाया, कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में। लंदन बॉम्बर कहाँ से था? पाकिस्तान। बर्लिन बॉम्बर कहाँ से था? ये लोग वहीं के। डैनियल पोल को जिसने मारा वो कहाँ था? पाकिस्तान में। ये भारत का कर्तव्य है इन लोगों को 72 हूरों के पास भेजना। जो मसूद अजहर कहते, अपने आप को मौलाना मानते, हालांकि मैं नहीं मानता वो मौलाना है। मसूद अजहर कहते कि उनके परिजनों के बदले वे चले जाते 72 हूरों के पास। मैं तो रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी दुआ कबूल करे, इंशाल्लाह उनको भी भेज दे। ये भारत का कर्तव्य है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैंने जब पूरी टाइमलाइन देखी, कांग्रेस की देखी, राहुल गांधी की देखी, प्रियंका गांधी की देखी, प्रियंका गांधी वाड्रा का, तो मुझे कहीं पे भी उसमें ऑपरेशन सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं दिखा। क्या कांग्रेस पार्टी को इस शब्द से परेशानी है? अगर है तो क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कहीं पे जो इतना बड़ा ऑपरेशन हमारी सेना चला रही है उसका आप जिक्र नहीं करें। तो ये क्या परेशानी? सिंदूर से परेशानी, शब्द से परेशानी, और इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को, उनके एमपीज़ ने भारत को इतनी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। चाहे शशि थरूर थे, मनीष तिवारी जी थे, आनंद शर्मा जी थे, कितने अच्छी तरह से भारत की बात रखी। इनफैक्ट शशि थरूर जी और मिलिंद देओरा जी का जो डेलीगेशन था, कोलंबिया का स्टैंड चेंज कर दिया। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। तो कांग्रेस को उससे क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर से सिंदूर नाम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट वॉज अ फैंटास्टिक टीम। जो चुना गया था
बहुत ही सेंसिटिव नाम था। इनफैक्ट ये आयरॉनिकली हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि जब वो मेरी क्योंकि मैंने ये बात एक स्टोरी बताया, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। जब मैं हॉलीडे के लिए गया था, जब मैं वापस लौटा तो मैं मॉम को मिलने गया था पुणे, तो मॉम ने मुझे बताया कि सिंदूर नाम से क्या परेशानी विपक्ष को, खास करके पंजाब के मुख्यमंत्री को, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक जोक किया था माननीय मोदी जी पे कि वन नेशन वन हस्बैंड वन सिंदूर, उन्होंने, जो मुझे लगता है बहुत चीप जोक बहुत चीप है, हाँ, बहुत मतलब cheap। हमने भी जोक किया बट वो एक मजा का टेम्परेचर, किसी पे व्यक्तिगत हमले नहीं हो, वो बहुत चीप था, खास करते हुए सेंटिमेंट्स को देखकर। तो मुझे लगा, तो मैंने कहा वो आफ्टर 8 PM नो CM वाला चक्कर होगा, उन्होंने बोल दिया। इसका मैं कोई गलत मतलब मत निकालिए, वरना हमारे पे FIR होगा, और होगा तो आई डोंट केयर, कीजिए FIR। बट पॉइंट है कि मैंने कहा कि जोकिंगली आफ्टर 8 PM नो CM बोल दिया होगा उन्होंने। तो मेरी मॉम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ। उन्होंने बोला, यार अगर सिंदूर पर आँच आएगी तो बाप भी तो उतरेगा बेटी की रक्षा करने, या उस सिंदूर को बचाने, या उसकी लाज रखने, या जो भी है, उस सिंदूर को कोई परेशानी आई। या तो ये तो परिवार होता है, ये तो भारतीय संस्कृति होती है। भाई भी आएगा, देवर भी आएगा, ससुर भी आएगा, दोस्त भी आएंगे, बीवी के दोस्त भी आएंगे, क्योंकि वो सिंदूर का एक सिंबॉलिक, और सिर्फ सिंदूर मतलब नॉट हस्बैंड, एक अगर किसी की वाइफ पे आ जाती तो फिर पूरा परिवार आता है। भारत किस लिए जाना जाता है? एक परिवार के लिए। और अगर परिवार पे कुछ आ जाती तो ये ठीक है, आप हस्बैंड को, वो उसका एक सिंबॉलिज्म है सिंदूर, बट अगर बीवी पे भी आ जाएगी तो पूरा परिवार आएगा, बेटी पे, बीवी पे, बहू पे, जो भी आप उसको ले, तो परिवार एक होता है। और ये भारत की संस्कृति है। देखिए, कौरव और पांडव एक नहीं थे, 105 थे, 105 थे, लेकिन जब उनके परिवार पे आ जाती थी वो 105 हो जाते थे। तो परिवार एक होता है, तो भारत भी तो एक परिवार है। तो मुझे ये लगा कि सिंदूर जो नाम है इतना सिंबॉलिक है, क्योंकि उन महिलाओं को ये बताया गया कि हमने आपके पति को मारा है, आप जाके मोदी को बताइए। उनको बोला गया था ये बात, उनको छोड़ दिया कि मतलब जानबूझ के कि जाओ के मोदी को बताना, और वो किलिंग हुआ ऑन द बेसिस ऑफ धर्म। आप जो बात अपनी मॉम की कह रहे हैं वही चीज़ थी। एक जो जिनकी मृत्यु हुई थी, जो मारे गए थे पहलगाम में, उनकी पत्नी ने बोला, मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि जब उन्होंने नाम सुना सिंदूर, तो कह रही कि मैं रोने लगी, कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाई उससे, कि किसी भी, क्योंकि सारी औरतों को छोड़ दिया गया था, आदमियों को मारा गया, टारगेट किया गया जानबूझ के आपके सिंदूर को। तो वो वही चीज़ आपकी मॉम के, उससे शायद कोई भी, मुझे लगता है कोई भी महिला होगी ना तो उससे कनेक्ट कर पाएगी ये चीज़ कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना रेलेवेंट नाम ये दिया गया है। और मेरी मॉम मुस्लिम है, एंड शी वाज अ विडो, वो यंग एज में विडो हो गई कि मेरे डैड गुजर गए। तो शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस। ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, हालांकि हिंदू मुस्लिम इशू है क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुओं को मारा, हाँ, वो अलग बात है, वो अलग, बट भारत के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। ये हमारी बेटियों को या हमारे परिवार के लोगों को टारगेट किया गया और हमारे बच्चों को मारा गया। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर या मैं होम मिनिस्टर होता और मुझे और किसी ने मेरे लोगों को मारते कहता कि तहसीन को ये मैसेज दो, तो मैं फोड़ कर बोलता, दिया मैसेज, अब बताओ। तो वो तो करना हमारा कर्तव्य है। मैं प्रधानमंत्री से नाराज़ होता अगर वो ऑपरेशन नहीं करते, ये करना उनका कर्तव्य था, और पाकिस्तान को सबक सिखाना, और लगातार हम सिखा रहे। देखिए, इसके पहले जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के पहले पुलवामा हुआ, तो हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स किए, इसके पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, इसके पहले प्रधानमंत्री ने कोशिश की, जिसका मैं बहुत आलोचना करता था कि वो पाकिस्तान गए, मैं इसके खिलाफ था, क्योंकि मैं जानता था ये एक कमीना मुल्क है, ये नहीं सुधरेगा, क्यों जा रहे हो आप। हमने, कांग्रेस ने गलती की है अच्छे इंटेंशन से, वाजपेयी जी ने गलती की, हाँ। आप भी वो गलती कर रहे हो, तो मैंने उसके, कब तक हम करते रहेंगे, और कब तक करते रहेंगे। उन्होंने ISI को पठानकोट बुलाया, जबकि ISI खुद उस हमले में इन्वॉल्व था, जबकि 26/11 में हम डोजियर पे डोजियर भेज रहे थे, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो मैं सरकार को कांग्रेस बीजेपी में नहीं गिन रहा हूँ, वाजपेयी साहब ने भी गलती की, मुशर्रफ, भारत सरकार ने लगातार ये गलती की इनसे इंगेज करने की, कोई भी सरकार हो इंक्लूडिंग मोदी जी, बट मैं प्राइम मिनिस्टर ने बता रहा हूँ, एक कंटिन्यूएशन था कि भारत की एक सोच थी कि इनसे इंगेज करना है। ये उस लायक ही नहीं है मुल्क के उनसे हम इंगेज करें, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों के प्रयोग कर रहा हूँ, ये मुल्क उस लायक ही नहीं कि हम उनसे इंगेज करें। तो ये मुल्क देश का सबसे पावरफुल मुल्क बने या बर्बाद हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर ये ना आए, और मेरे मुल्क में आएगा तो हमें ऐसे छोड़ना नहीं है। अच्छा, मैं ये सवाल सिंदूर वाला इसलिए इसको रिपीट कर रही हूँ फिर से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की तरफ से 7 तारीख को एक सुबह एक्स पर पोस्ट की गई सिर्फ कि भारतीय सेना को बधाई दी गई, दैट्स इट। सरकार का कहीं जिक्र नहीं, मोदी का कहीं जिक्र नहीं, किसी का जिक्र नहीं, और कहीं सिंदूर का जिक्र नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कहीं लिखा ही नहीं गया। तो क्या ये डेलिब्रेट था? क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि
ये उनकी सोच होगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप खुद, आपकी मॉम मुस्लिम है, विडो है, उसके बाद उन्होंने ये सिंदूर का इंपॉर्टेंस समझती हैं, मुझे नहीं लगता किसी मुस्लिम को इससे परेशानी होती। फिर ये क्या सोच थी कि उन्होंने कहीं सिंदूर शब्द का जिक्र नहीं किया? क्योंकि ये डेलिब्रेट है, मैं मानती हूँ, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इतने दिन तक ये ऑपरेशन चले और कहीं आपकी तरफ से इस शब्द का जिक्र ही ना हो, जिससे लोग इतना खुद को जोड़ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है फिर से मुझे ये लगता है कि मुसलमानों को तो इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के नेता, किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, तो मुसलमानों हिंदू का मसला फिर नहीं। कांग्रेस, फिर राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि वो आर्मी की बात कर रहे थे और कुछ लेजिटिमेट सवाल उठा रहे थे और मुझे लगा वो उस नैरेटिव पे थे। लेकिन हाँ, अगर मैं कम्युनिकेशन देखता तो मैं उसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो पार्टी का है, अगर मैं उस मुझे वो अगर मैं देखता होता तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कम्युनिकेशन राहुल गांधी के कम्युनिकेशन का नहीं, राहुल जी की बात नहीं कर रहा, मैं जो इर्द गिर्द के नहीं, लोग हैं। राहुल जी ने जो बातें कही वो इस दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी भी सरकार कह रही जारी है, वो होल्ड हुआ है बट वो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसे ऐसे बयान दिए कि पाकिस्तान उनके बयानों को इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान में वो हीरो बन गए। क्या ये विपक्ष, क्योंकि अब वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, विपक्ष के नेता हैं, क्या एक विपक्ष के नेता को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया करना सूट करता है कि पाकिस्तान, उनको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, इसमें फिर से देखिए, पाकिस्तान क्या करता मुझे कोई मतलब नहीं, वो क्या चलाता, उसका तो प्रोपेगेंडा करने की आदत है। पर देखिए, पाकिस्तान ने जयशंकर साहब का भी बैन चलाया, इसके पहले खट्टर साहब का जब 370 हटाया, तो पाकिस्तान क्या चलाता है और पाकिस्तान के चैनल पे क्या था, वो हमारे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सवाल है हम क्या कर रहे हैं। 2 या 3 सवाल जो माननीय विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, मुझे लगता है वो इम्पॉर्टेंट सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑल पार्टी मीटिंग में मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। 2 ऑल पार्टी मीटिंग हुई, माननीय गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री जी को चेयर करना चाहिए। अगर वे नहीं कर रहे तो कम से कम जितने भी विपक्ष के बड़े नेता और सारी पार्टी दल के बड़े नेता है, अखिलेश जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, राहुल जी हो गए, जो भी, खड़गे जी, सबको बुला के, ममता जी, एक मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर को एक फॉर्मल या इनफॉर्मल ब्रीफिंग होनी चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ, विपक्ष के नेता को अगर कोई भी सवाल हो, उनका पूरा अधिकार होता है कि वो एनएसी को बुला सकते हैं या 3 एयरफोर्स चीफ्स को या प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ पर बुलाकर वो इन क्लोज डोर्स उसका ब्रीफिंग, वो उनका अधिकार है। तो मुझे लगता है वो उनको उस तरीके से करना चाहिए। लेकिन 2 या 3 चीज़ें उठती है। मैं मानता हूँ रफ़ाल का सवाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं था, मैं बिल्कुल मानता हूँ, हालांकि ये सवाल उठाया गया, क्योंकि हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, मुझे लगता है वो इस वक्त बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि जो उनको मिसाइल्स ने मारे वो ब्रह्मोस थे। तो अगर ब्रह्मोस ने मारा, सुकोई से जाता है, तो ऑब्वियसली रफ़ाइल्स एंगेज था चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के साथ, इसलिए सुकोईज़ ने वो सुकोईज़ मारे और अल्टीमेटली नूरका वगैरह। ऑफकोर्स हमारे जो दूसरे मिसाइल्स है, हैमर वगैरह, वो लगे, बट जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रह्मोस से हो, जो सुकोईज़ के ऊपर है। तो रफ़ाइल का कुछ और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। दूसरी चीज़, कोई भी मशीन टूटा या नहीं टूटा, जब तक हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, मुझे लगता है इट डजंट मैटर। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कोई भी नहीं उठाता है और पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं करता, ये सरकार की भी गलती है। पाकिस्तान कहता है हमारा 5, 6, 7 रफ़ाइल जहाज़ गिरे, 1 सेकेंड मान लेते कि गिरे, तो ये पहले दिन पे कैसे गिरे? हम तो बाकी 4 दिन भी उनके बेस को मार रहे हैं। जब उन्होंने सरेंडर किया तब तो नूर खां को मारा। इनफैक्ट शहबाज शरीफ का वो बहुत फेमस वायरल स्टेटमेंट है कि हम फजर की नमाज के बाद भारत को मारने वाले थे, तब तक ब्रह्मोस ने आके हमारे एयरफील्ड्स को मार दिया। तो उनका फजर का नमाज चल रहा था, हमारा ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमने कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में। बट जोक्स अपार्ट, उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहे कि हम उनको मार रहे हैं और वो एक्सेप्ट करे कि ये एयर मिसाइल से हमको मारा, सरफेस या वाटर मिसाइल नहीं, हमने एयर से मारा उनको, ये एक्सेप्ट करें हम एयर मिसाइल से, तो ये सवाल तो पूछो। आप पहले दिन पे प्लेन को गिरा तो बाकी दिन तो अगर एयर से मिसाइल आए तो प्लेन से ही आए, बाकी दिन के क्यों नहीं मारा आपने प्लेन को? पहले दिन को उनका प्रोपेगेंडा चल गया, बाकी दिन क्यों नहीं मारा? भाई प्लेन अगर हवा में जा रहा है, हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वहाँ से मारा, हमारे 5 जहाज गिरे, ओके मान लिया। बाकी 4 दिन जब हम आपको ठोक रहे थे, क्यों नहीं मारा अपने जहाज को? तब क्यों नहीं मार पाए आप जहाज? वही मैं उनको बता रहा हूँ, ये उनका प्रोपेगेंडा था।
और राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र सरेंडर। ये कैसा बयान है? मतलब आप अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के, आप ट्रस्ट कर रहे हो ट्रंप पे कि ट्रंप ने 11 बार कहा नरेंद्र मोदी से वो कि 12 मैंने सरेंडर करा दिया, मैंने सरेंडर करवा दिया, मैंने कहा सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। क्या इस तरह के शब्द बोलना अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पद की बात कर रही हूँ, देश की बात कर रही हूँ, इस वक्त जब देश को एक सुर में बोलने की ज़रूरत है, जब आप ऑल पार्टी मीट से निकलते हो तो आप कहते हो कि हम देश की सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम वही कहेंगे जो देश कह रहा है, जो देश की भावना हम उसके साथ है। लेकिन आप कुछ दिन बाद आप कहने लगते हो नरेंद्र सरेंडर। ये आप भारतीय सेना पे भी तो सवाल उठा रहे हो, और दुनिया नहीं मान रही है नरेंद्र सरेंडर, आप कह रहे हो नरेंद्र सरेंडर। मैं फिर से इसमें दो अलग चीज़ है। राष्ट्रपति ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं है। 11 नहीं 12 टाइम का उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक एफिडेविट में उनके कोर्ट में भी ये बात कही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अब उन पर किसी को भरोसा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये हमारी सेना का अपमान है कि वो कह रहे हैं, क्योंकि एक ही बात की सच्चाई है कि अगर किसी ने सरेंडर किया, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 3:30 बजे भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करते भीख मांगा कि भाई मारना बंद करो। जब हमने नूर खां बेस को मारा और रावलपिंडी और सारा रैटल था, उनके पास कोई रिटेलिएशन का नहीं था, तब उन्होंने कॉल करते भीख मांगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये बात पाकिस्तान भी कबूल करता कि उन्होंने सीज फायर, तो सरेंडर तो उन्होंने किया। पर जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रही ये बात 12 बार और उन्होंने एफिडेविट भी दिया है, तो अगर विपक्ष के नेता कहते कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हो या माननीय प्रधानमंत्री ये बात पार्लियामेंट में बोले, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सेना का आदर करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेना ने उनको सरेंडर करा है और राष्ट्रपति ट्रंप गलत कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ भी है, मीडिएशन और बातचीत में बहुत अंतर है। ये बात बिल्कुल सही है, और कभी भारत ने नहीं छुपाया कि चाहे रूबियो जेडी वैंस है, उन्होंने भारत से बात 100% बात की। इनफैक्ट जेडी वैंस 9 तारीख तक तो भारत में थे। अगर आप जेडी वैंस का बयान सुनो 9 तारीख को, वो कह रहे यार ये भारत पाकिस्तान का मामला में कुछ करना नहीं। 10 तारीख को क्या बदल गया? तो एक चीज़ है कि दो देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो एक दूसरे को मार रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से पीट रहा था। पहले दिन पे जब May 6 की रात को, May 7 की सुबह जो ऑपरेशन हुआ, हमने सीडिंग और डेडिंग नहीं किया, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, यानी कि दोनों प्लेन्स हवा में थे। हमने उनके रेडार्स को सीड नहीं किया, सप्रेस नहीं किया, मारा नहीं। तो वो जो वॉरफेयर था वो दुनिया ने नहीं देखा। 6 तारीख की रात को, ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को, वो अनबिलीवेबल वॉरफेयर था। हमारे सबसे अच्छे जहाज़, उनके सबसे अच्छे जहाज़ जो चाइनीज़ जहाज़ है, हमारे एयरफोर्स पायलट्स, उनके एयरफोर्स पायलट्स, एक्चुअल डॉग फाइट था। और उस 1.5 घंटे में जो 20-25 मिनट का हमें वो विंडो मिला, शायद रफाइल एंगेज कर रहा था, हमने जो 9 टारगेट को मारे, 24 के 24 मिसाइल टारगेट को मिले, एक भी ऑफ रैंप नहीं किया, और हमने 9 मिसाइल हमने किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट किया, हमने सीडिंग और डेडिंग किया, इसलिए हम उनके सारे एयरबेसिस को मार पाए। लेकिन जब दो कंट्रीज़ इस तरह के एस्केलेशन हो रहा है और लगातार पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा था, हमने उनको 1-2 मौका दिया ऑफ रैम्प करने को, उन्होंने नहीं लिया। तो ऑब्वियसली सारे मुल्क बात करते होंगे दोनों मुल्क से, तो ऑब्वियसली ये होगा कि अगर रूबियो ने कॉल किया, मान लो जयशंकर को या राजनाथ सिंह जी को या मान मोदी जी को, तो बताया होगा, तो मोदी जी ने कहा होगा रूबियो को कि उन्होंने ये किया है, एस्केलेट किया। तो उन्होंने कॉल, जब पाकिस्तान को क्या बोले, मोदी जी कह रही जयशंकर कह रहे आप ये कर रहे हो, वो कह रहे हम नहीं रुकेंगे जब तक ये नहीं होगा, वो नहीं रुकेगी जब तक आप कॉल नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली वो बातचीत होती है। बातचीत करना और मीडिएशन करने में अंतर है। ऑब्वियसली बातचीत होगी, क्यों बातचीत नहीं होगी? अभी आज इजराइल ईरान का शुरू हुआ, बातचीत होगी। इनफैक्ट मैं ट्वीट करने वाला हूँ यहाँ के बाद कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान भारत का बहुत करीबी दोस्त है और इजराइल भारत का बहुत करीबी दोस्त है। इंडिया ये बात कर सकते हैं, तो क्या इजराइल और ईरान में इंडिया मीडिएट कर रहे हैं? तो बात करना चाहिए, उसमें अंतर है, और इंडिया को ये लीड लेना चाहिए। अगर इंडिया अपने आप को विजुअलाइज करता है एज अ वर्ल्ड पावर, जो मैं अपने आप को विजुअलाइज करता, जब मैं भारत को लीड करूँगा कि भारत एक वर्ल्ड पावर होगा, तो उसमें बात करने में क्या है? फ़ोन उठाइए, बात नेतन्याहू से बात कीजिए, ईरान के प्रेसिडेंट से बात कीजिए, उसमें बात करने में क्या है? बट दैट्स नॉट मीडिएशन। अच्छा, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत बढ़ रहा है, आपको भारत ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है? हाँ, बट ग्रोथ अनइवन है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है निर्मला सीतारमन जी और फाइनेंस मिनिस्ट्री। ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ बढ़ेगा, भारत बढ़ता रहेगा। अब एक ऑटो पायलट पे जब तक मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स ठीक हो गए, ग्रोथ होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली कुछ विजन है भारत को लेकर, मैं उसको, ये आप मानते हैं?
हर प्राइम मिनिस्टर को, तो ये प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनके बाबूस। जिस तरह से टैक्स एक्सटॉर्शन चल रहा है हमारे देश में, टैक्स टेररिज्म चल रहा है, तो टैक्स टेररिज्म खत्म करने के लिए तो जीएसटी लेके आए थे, और जीएसटी में एक्सटॉर्शन चल रहा है। जिस तरह से जीएसटी, वन नेशन वन पॉपकॉर्न नहीं है, एक पॉपकॉर्न पे 4 रेट है। मतलब कौन, मतलब ये दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू ही सोच सकता है ना, जिसकी ज़िंदगी एसी में 18 डिग्री की एसी में जा रही है, उसको कोई ज़िंदगी में तकलीफ नहीं। वो इस तरह की बहुत काम है, कैरेमल पॉपकॉर्न पे 28% पर प्लेन पॉपकॉर्न पे 5%। मतलब ये ऑनेस्टली ये आईएएस लग्जरी आ गया, मतलब ये आईएएस अफसर का काम है ये, और ये मिसगाइड कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है, बट हम टैक्स तो लेंगे। तो जब सरकार चाहे आपको रेड कर सकते। अब हम आपके सोशल मीडिया पे जाएंगे, पोस्ट देखेंगे, उस पोस्ट पे हम आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजेंगे। ये मतलब ये जॉबलेसनेस नहीं है इन बाबुओं की। सोशल मीडिया पे इनकम टैक्स नोटिस, हाँ, अब वो नया वो प्रावधान ला रहे, वी विल हैव द राइट टू फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया पे, हम आपका इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप टैक्स कितना घूमने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया से देखेंगे। हाँ, ये अब आप वो क्रेडिट कार्ड के अगर आप 7.5 लाख रुपए की से ज़्यादा आपके विदेश में आपके क्रेडिट कार्ड पे खर्च किए, तो आपको कुछ भरना होगा इंडिया आकर, और फिर उसका रिबेट मिलेगा। भाई मैंने टैक्स भरा, मैं विदेश जाऊँ, मैं अपना पैसा विदेश में उड़ाऊँ, जलाऊँ, खर्च करूँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, टैक्स भरने के बाद मैं अपने पैसे से दूसरे देश में जिसमें आपका जुरिडिक्शन नहीं क्या करूं, उसमें आपको क्या अधिकार है? आप मेरा टैक्स का रिकॉर्ड देखोगे, क्यों आपको मेरा क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड क्यों दिखेगा? मतलब आप देखोगे मैं कौन से रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, कौन से नाइट क्लब में जा रहा हूँ, आप इसको मिसयूज कर सकते हैं। किसके साथ जा रहा हूँ, स्पा में जा रहा हूँ या बार में जा रहा हूँ, क्यों आपको क्यों देखना है? भाई मैंने टैक्स भरा है, मैं अपने पैसे से विदेश में अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रिप में, सरकार को उससे क्या मतलब है? सरकार को इतना इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। फिर आप क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड 7.5 लाख के ऊपर हो गया तो आपको वहाँ पहला टैक्स भरो, फिर रिबेट मिलेगा। भाई ये क्या बात हुई? मैंने फॉरेन कंट्री में खर्च किया, आपका क्या जुरिस्डिक्शन है? आप क्यों इसमें इंटरफेयर करें? और अगर मैं कोई टैक्स क्रेडिट कार्ड से भर रहा हूँ तो वाइट का पैसा है, टैक्स तो मैंने भर दिया उस पर, मैं उसके बाद क्या करूँ? स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या मतलब है? मैंने अपना टैक्स भरा, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लॉस होगा तो आप मेरे को कुछ दे रहे हो क्या? मैंने एक स्क्रिप्ट खरीदा, मान लो आपके चैनल का कल पब्लिक जाती है, मैंने वो 10 रुपये का शेयर होता, 12 रुपये का, मुझे आप पे अर्चना पूरा भरोसा है कि आप इस चैनल को ऊंचाई तक ले जाओगे। मैंने इन्वेस्ट किया, 10 साल में रुका, अपना पैसा, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया। आप भी अच्छे हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपने कंपनी बंद नहीं होने दी, आपने मेहनत की, 10 साल आपने मेहनत की, पैसे मैंने रोका, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले रहे, उनका क्या मतलब है उसके अंदर? वो भी जिस पैसे पर मैंने टैक्स भर दिया। ये क्या बात हुई? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत को आप देखिए कितना माइग्रेशन हो रहा है भारत के बाहर। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल सबसे अधिक भारत छोड़ रहे हैं, सबसे अधिक लोग पासपोर्ट छोड़ रहे हैं भारत का। क्यों? ये एक सवाल है। हर व्यक्ति जिसके पास 70 या 80 करोड़ रुपया है वो दुबई में घर ले रहा है, क्यों? और दुबई में नहीं तो सिंगापुर में ले रहा है, क्यों? एवरीवन, आप देख लीजिए, आप दुबई चलिए, आधा दिल्ली आपको वहाँ मिलेगा, आधा मुंबई आपको वहाँ मिलेगा। सारे बिजनेसमैन के घर दुबई में क्यों है? क्योंकि हैसल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को हैसल कर रहे हो, ईडी एक्सटॉर्शन कर रहा है, ईडी के छोटे छोटे अफसर एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। आप ये सब बात सब जानते हैं, बोलते नहीं है क्योंकि इनके पास पावर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको कुछ भी कर सकती है। आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से लगता है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल यूजलेस मिनिस्ट्री। और उसके बाद जीएसटी को आपने क्रिमिनलाइज किया है। कौन से देश में जीएसटी क्रिमिनलाइज है? सिविल ऑफेंस होता है। अब आप मुझे बताइए, हमारा जीएसटी कलेक्शन करीबन 2 लाख करोड़ हो गया या 2 लाख करोड़ को क्रॉस किया, थोड़े वर्षों में 4 लाख करोड़ हो जाएगा, तो आपका कोई डेफिसिट नहीं रहेगा। आप क्यों जो सैलरी क्लास उनके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं ला रहे हो? अभी जो जिस जीएसटी की कल्पना मनमोहन सिंह जी ने किया था, आपने अपोज किया, अभी आपने लाया, अभी 2 लाख करोड़ महीने का आपको मिल रहा है, तो भारत का डेफिसिट थोड़े में सालों में खत्म हो जाएगा। तो आप सैलरी क्लास को अभी बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे? अभी आपने कहा मनमोहन सिंह ने जो सोचा था मोदी लेके आए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी तो गब्बर सिंह टैक्स कहने लगे थे। क्योंकि ये जीएसटी में दिक्कत है। एक जीएसटी, आप जीएसटी की हियरिंग देखिए, जीएसटी का आप एक्सटॉर्शन देखिए, मैं वही बता रहा हूँ। आप जीएसटी को सिंपल कीजिए। जब मैं सरकार में होगा 2-3 होगा जीएसटी, 0% फॉर इसेंशियल आइटम्स, फॉर एग्जांपल सैनिटरी नैपकिन्स, ये इसेंशियल आइटम है, या पूजा का जो, या गुरुद्वारा का लंगर, ये 0%। बट वो 0% पे जो व्हाट गोज इन टू मेक द प्रोडक्ट, द सैनिटरी नैपकिन या जो भी अन्य प्रोडक्ट है, उस पर भी 0% होना चाहिए। दूसरा, रोटी कपड़ा मकान 5%। आप कैवियर खाओ या आप कुछ वो खाओ, 5% रोटी कपड़ा मकान।
बाकी सब 18%। सिंपल आपको लगता है कर देना बहुत चाहिए? अच्छा। अभी आप देखिए, एक इसमें सॉरी, गाड़ी में 18% जीएसटी है, गाड़ी की सीट पे 28% और व्हील्स पे 28%। अब आप गाड़ी चला सकते हैं बिना सीट के, बिना व्हील्स के? ये कौन सोचता है? मतलब टायर पे 28% जीएसटी, गाड़ी पे 18%। ये यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्टूपिड टू थिंक दैट ना, क्या गाड़ी हो सकती है बिना सीट के या बिना? तो क्या मुझे, और अगर आपका जीएसटी से करना तो आप मुझे चॉइस दीजिए, मैं अपनी सीट लगाऊं, सेकंड हैंड सीट लगाऊं। वो तो कम हो नहीं करेगा सकता। नहीं है। ये क्या है? ये नया अब 6 साल या 7 साल पुरानी गाड़ी को भी अब दिल्ली में निकालना है इनको, एनसीआर में। ये तो एक गरीब आदमी, एक मिडिल 10 क्लास साल आदमी, पुरानी, 6-7 साल? अब तो 10 साल, अभी उनको प्रपोजल और भी कम करना है, 10 साल भी है। अब किसी का BMW हो जो 10 साल पुरानी हो लेकिन वेल मेंटेन्ड हो, और किसी का कोई पुरानी गाड़ी हो जो नई गाड़ी हो बट वेल मेंटेन नहीं हो। अब पोल्यूशन पे देखो ना, गाड़ी के साल पे क्यों देख रहे हो? कि पोल्यूशन लेवल है कि नहीं है, उस आधार पे तय किसी करना ने अपना चाहिए। गाड़ी मेंटेन किया। अब कोई ओल्ड कपल है, अब देखिए इसके प्रैक्टिकलिटी आप सोचिए। एक ओल्ड कपल है, मानो दिल्ली में या एनसीआर में एक ओल्ड कपल रहते हैं, वो बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ सैलरी पे थे, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी को 9 साल 10 साल हो गए, अब दोनों रिटायर हो गए। अब आप कहते हैं आपकी गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं, तो उनका गाड़ी का आएगा 1-1.5 लाख रुपए। नई गाड़ी के लिए उनको लोन कहाँ से मिलेगा? पूरी जिंदगी बेचारों ने काम किया, पूरी जिंदगी देश को टैक्स दिया, दोनों सैलरी थे, कोई चोरी भी नहीं कर सकते। अब एक 60 और आदमी को गाड़ी के कहां से मिलेगा? आप सोचते हो, आप कॉमन मैन के लिए सोचते हो? ये मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि बाबू को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी तो गाड़ी आ जाएगी, एम्बेसडर गई तो होंडा आ जाएगी, होंडा गई तो टोयोटा आ जाएगी। मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप जो इस पे बात कह रहे हैं, लॉजिकल बातें कह रहे हैं, तो जब राहुल गांधी बोलते हैं तो ऐसा लॉजिकल क्यों नहीं है? आप लोग सलाह नहीं देते हैं कि आप भी ऐसी लॉजिकल बात करिए? क्योंकि आपके में फैक्ट्स लग रहे हैं, फैक्ट्स दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। अब कोई आके बोलने लगे गब्बर सिंह टैक्स, तो ये लगता है कि क्या है ये, मतलब एटलीस्ट डिफाइन समथिंग कि लोगों को समझ में आए। खैर, कांग्रेस में आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है, लंबी रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। कौन है ये? मतलब ये कौन है? कांग्रेस में ऐसे लोग हैं ही क्यों जो लंगड़े घोड़े हैं और बारात के घोड़े हैं? वो क्यों है? लंबी रेस के ही होने चाहिए, ऑप्शन तो है ना। ये क्यों ऑप्शन, ऐसे लोगों को रखा ही क्यों है कांग्रेस में? कांग्रेस में मुझे ये नहीं पता कौन सा घोड़ा है या क्या है, बट मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी और कांग्रेस से नहीं है, बहुत लेफ्ट है। कांग्रेस अगर आप देखो हमेशा एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, और इन लोगों ने ही कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस की ये स्थिति हो रही है इसी वजह से हो रही है, क्योंकि वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट होती जा रही है, सेंट्रिस्ट से। जो आपकी अप्रोच है वो सेंट्रिस्ट है, आप कहते हैं हमेशा। बिल्कुल। मुझे लगता है कांग्रेस इसी अप्रोच की थी जो अब लेफ्टिस्ट हो गई है। बिल्कुल। अब आप इतिहास देखिए, चलिए आज़ादी के पहले का छोड़ दीजिए, जब देश आज़ाद हो उसके बाद नेहरू जी को देख लीजिए, सबको बैलेंस करते थे। आप अग्री करो ना करो नेहरू जी की पॉलिसी से, वो अलग चीज़ है, वो बैलेंस करने की कोशिश करते थे। ऑफकोर्स वो लेफ्ट ऑफ सेंटर थे, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत थी, उस वक्त का पॉलिटिक्स ऐसा था। इंदिरा जी भी बैलेंस करती थी। इनफैक्ट इंदिरा जी तो काफ़ी सोशल मामलों में राइट थी, रुद्राक्ष माला पहनती थी, योगा करती थी, हम जानते हैं ये बात। पाकिस्तान को तोड़ दिया। राजीव जी भी, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि राम मंदिर बने। तो सबको बैलेंस करते चलना था। अब वो हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय, वो पॉलिटिकल है, पर बैलेंस करने की हमेशा कोशिश थी। अब जो हो चुका है, कांग्रेस बहुत लेफ्ट हो चुकी है। और प्रॉब्लम क्या है लेफ्ट, बहुत लेफ्ट होने का? लेफ्ट आइडियोलॉजी दुनिया भर में खत्म हो चुकी है पूरी तरह। और यंग भारतीय को लेफ्ट होना ही नहीं है। यंग भारतीय को एस्पिरेशनल, एक यंग भारतीय इंस्टाग्राम देखता है, यंग भारतीय सोशल मीडिया पे, यंग भारतीय को आगे जाना है लाइफ में। वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी और भी बेटर हो, जो उसके माँ बाप की ज़िंदगी हो उससे। तो आपको उसको एस्पिरेशन देना है। आप उसको कहोगे कि सब कुछ सोशलिज्म में होगा, वो नहीं है। अब वो नहीं ज़माना आ रहा है। उसको भी अच्छी घड़ी पहने, अच्छे जीन्स पहने, उसको भी शहर में जाना, उसको भी अच्छे जॉब्स करने, उसको भी। और अब लाइफ चेंज हो रही है, तो आपको उन एस्पिरेशंस के साथ रहना, तभी आप ये सलाह नहीं देते हैं कांग्रेस को? बात तो होती होगी आपकी। प्रॉब्लम जो है कि जो कुछ सलाहकार है वो उन बाबू जिनकी मैं आलोचना कर रहा था उनकी तरह है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है। मैं जो कुछ भी मैंने सिंदूर के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, या जो कुछ भी मैं आलोचना करता हूँ, जितने भी कांग्रेस के लोकसभा एमपीज़ हैं या विधायक है जो 3-4 बार चुनाव जीत चुके हैं, हमेशा मुझे कॉल करते कहते आपने बहुत अच्छी बात की, बेटा, सर, भाई, जो भी मुझे कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, ये हमारे मन की बात है। हर वो व्यक्ति जो मास लीडर है वो ये बात कहता है, मुझे फ़ोन करते कहता है। अभी मैं आपसे आने के पहले मैं कहीं था, उसके पहले मैं एक सीएम आए, उनको मिला, उन्होंने बात की, मास लीडर है वो सीएम, उन्होंने वो बात की कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज वो जनता से जुड़े हुए हैं,
उनको रोज़ जनता से मिलना पड़ता है, उनको जनता का सामना करना पड़ता है। दे अंडरस्टैंड कि पब्लिक को क्या चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सरकार की आलोचना मत करो, मैं आपके शो पे खुले मन से सरकार की आलोचना करता हूँ, किसकी हिम्मत नहीं मुझे रोकने की। हमारा ये रील भी आएगा और रील चलेगा, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज, और मैं बता रहा हूँ सरकार की भी हिम्मत नहीं इसको रोकने की। बट आप ग्रेविटास लाइए आपके सवालों में। हाँ, थोड़ा मजाक ठीक है, मैं मजाक में भी करता हूँ, बट उसके बाद ग्रेविटास होना चाहिए बातचीत के अंदर। आप ग्रेविटास से सरकार की आलोचना कीजिए, पॉलिसी पे कीजिए, व्यक्तिगत मत कीजिए। व्यक्तिगत करना गलत है। अभी जैसे जो डेलीगेशन हमारे गए, फॉरेन में गए, कांग्रेस के तमाम नेता, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा, ये बड़े नेता कांग्रेस के शामिल हुए, सारी पार्टियों के नेता शामिल थे, और उन्होंने जिस खूबसूरती से भारत के पक्ष को रखा, और कभी कभी तो और सवालों का सामना भी करना पड़ा जो कनिमोजी के सामने आया कि लैंग्वेज के आधार पर, लेकिन क्या खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया कि दिख रहा था कि देश है, एवरीथिंग इज फार, हम घर के अंदर लड़ लेंगे भाई, यहाँ पे तो हम तुम्हें अच्छे से जवाब देंगे, तुम चिंता मत करो। वो जो एक भावना थी, ये कांग्रेस में क्यों लैक करती, और जो नेता इस भावना के साथ हैं उनको कांग्रेस क्यों टांग खींचती, ऐसा लगता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री की ने इन नेताओं से मुलाकात की, जो डेलीगेट्स थे, तो उसके बाद जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब इन लोगों से तो मिल लिए, हमसे कब मिलेंगे, हमसे भी मिल लीजिए। शशि थरूर हों, आनंद शर्मा हों या सलमान खुर्शीद हों, वो कहीं से जयराम रमेश से छोटे नेता तो नहीं है। उसके बाद आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आप किसको डिमीन कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? इससे आपको क्या हासिल होगा? वो भी कांग्रेस के नेता, यू शुड प्राउड ऑफ इट कि वो बाहर गए और उन्होंने इस तरह से आपके देश का पक्ष रखा है। वो मोदी जी का देश नहीं है, ये नए सलमान खुर्शीद जी का देश है, ये हम सबका देश है। बिल्कुल, ये हमारा देश है। तो मुझे लगता है हर चीज़ में बिटरनेस जो होता है, एक वो होता है एक नेगेटिविटी, वो एक होता है एक हर शादी में, एक बारात में एक फूफा होता है जो जिसका मुंह फूला हुआ होता है, वो लोगों को पसंद नहीं आता। नेगेटिविटी लोगों को अच्छा लगता है, और एक्चुअली लोग आलोचना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल करिए, हमारे देश में हमारे देश में हर चीज़ पे डिबेट होती है, तो ये बात भी ठीक है, बट उसमें आप उस डिबेट का आप लेवल कहाँ ले जा रहे हो और उसमें आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो, ये दो चीज़ ज़रूरी है। और जब आप बाहर होते हो देश के बाहर, आप सिर्फ भारत माता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका सिंबल नहीं हाथ है नहीं कमल है, आपका सिंबल तिरंगा है, तो उस तिरंगे की आपको उस तिरंगे की बात रखनी है। देखिए, मैं एक चीज़, मैं पाकिस्तान से मुझे बहुत चिढ़ है, लेकिन एक चीज़ मैं उनके एडमायर करता हूँ, मैं जेन्युइनली उनके एडमायर करता हूँ, मैं सिकेस्टिकली नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए, एक भी पाकिस्तानी ने आसिम मुनी को क्रिटिसाइज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ट्रू, एक भी पाकिस्तानी, मतलब हारने के बाद वो फील्ड मार्शल बना दिया गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं कह रहा। दुनिया का इकलौता उदाहरण है कि जहां एक सेनाध्यक्ष जो हार जाए युद्ध, उसको फील्ड मार्शल बना दिया। सोचिए आप, हमारे यहाँ 5 स्टार हो गया। क्यों 5 स्टार भाई? बिल में छुपा हुआ था, बट वो 5 स्टार हो गया। और आप इस चीज़ के बारे में सोचिए, पाकिस्तान के जो लोग भी थे, रैलियां निकाल रहे, उनकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये चीज़ आपको पाकिस्तानी से सीखनी होगी। ये बहुत से हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें लगता है हम एक मुल्क है, एक लोग है। हम एक लोग नहीं है, हम बिल्कुल ये एक ऑक्सीमोरॉन है, एक लिबरल पाकिस्तानी एक ऑक्सीमोरॉन है। ठीक उसी तरह जैसे आप शैतान को बोलो कि आप किसी धार्मिक किताब का प्रचार करो, वो शैतान क्या करेगा? वो कुछ देर के लिए वो साधु का भेष या वो किसी और भेष में आ सकता है, वो तो रावण भी आए थे, बट अल्टीमेटली वो वही है पाकिस्तान। दे आर पीपल हु वी कैन नॉट डील विद। आप इसका स्टेटिस्टिक्स भारत और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड का उदाहरण देख लीजिए। इंग्लैंड में भारतीय पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, जेल में पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, यहाँ तक कि छोटी लड़कियों का रेप में। अब इसमें आप धर्म का भी एंगल ले आइए, भारतीय मुसलमान है, पाकिस्तान मुसलमान। भारतीय मुसलमान उतने ही जेल में इंग्लैंड के जितने भारतीय हिंदू है, सेम प्रोपोर्शन, लेस देन द पॉपुलेशन, 0.1% या 1%, जो भी वो आंकड़ा होगा, बट लेस देन द पॉपुलेशन। मैं आंकड़ा नहीं जानता हूँ, बट तो लेकिन पाकिस्तान के लोग, उनकी पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा परसेंटेज जेल में, क्राइम्स के अंदर। तो हम एक लोग नहीं हैं, हमें ये चीज़ निकाल देनी है कि हम एक लोग हैं। वो तभी एक होना चाहते क्योंकि वो विदेश में वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी नहीं चाहते, इसलिए वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं खोलते, इंडियन रेस्टोरेंट खोलते। वो बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नहीं खोलते, वो इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं। ये चीज़ जानना है, हम एक लोग नहीं हैं, और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम उनसे डील नहीं कर सकते। बाकी हर प्रधानमंत्री में ये रोमांटिज्म होता है कि मैं पाकिस्तान के साथ पीस कर लूँ, और हर प्रधानमंत्री उसमें फेल हो चुके, इंक्लूडिंग माननीय मोदी जी। और ये रोमांटिक आइडिया आपके दिमाग से निकाल दो। मैं इसको कोई उससे नहीं कह रहा रोमांटिक, मैं इसको उसे तो इसको अपने दिमाग से निकाल दो। उनसे हम कोई पीस नहीं कर सकते,
क्योंकि देखिए, आप देखिए अर्चना, आप भारत के कोई भी प्रधानमंत्री का स्पीच देखिए, नेहरू की सबसे पहली स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसमें वो कहते मेरा सपना है हर आंख से आंसू पोंछना और देश में गरीबी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना। या नरेंद्र मोदी जी का स्पीच, मुझे भारत को चौथे विकसित भारत बनाया, चौथे से दूसरे नंबर का। अब आप शहबाज शरीफ का कोई स्पीच बताएं जिसमें कह रहा है पाकिस्तान को इंशाल्लाह अच्छा मुल्क बनाना, वो कहता है मुझे कश्मीर लेना है। कभी आप मोदी जी का कोई या नेहरू का कोई या किसी और का कोई स्पीच के हमें लाहौर लेना है, हमें किसी का आप स्पीच नहीं, उनके हर स्पीच में तो हमें कश्मीर लेना है इंशाल्लाह। आप हमारे जितने भी आर्मी चीफ्स हैं उनके आप इंटरव्यू कर लेना, हर कहते हैं हमें भारत की प्रोफेशनल आर्मी बनना है, भारत की रक्षा करनी है, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है, एक प्रोफेशनल आर्मी हो जो सरकार के नीचे काम करे। इनके हर आर्मी चीफ का, कोई भी आर्मी चीफ हो उसका इंटरव्यू पढ़ लेना, वो कहता हमें कश्मीर लेना है। उनका मकसद ही है भारत की बर्बादी, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या उनकी आर्मी हो। अच्छा, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसका जिक्र ज़रूरी समझती हूँ, मेरे मन में बात आई, क्या हम भारतीयों में शत्रुबोध नहीं है, इसीलिए हम बार बार इस जाल में फंस जाते हैं कि हम पाकिस्तान को अच्छा समझने लगते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगते हैं, बातचीत की बात करने लगते हैं? क्या हम ये नहीं समझ पाते, इतिहास भूल जाते हैं अपना? और जो मुनीर ने कहा था, आसिम मुनीर ने कहा कि जो पाकिस्तान बना वो इस्लाम के आधार पर बना, बिल्कुल सही बात है, ठीक बात भी है कि वो देश बना, वो धर्म के आधार पर ही देश बना है। क्या हम इस सच से भागते हैं या इस सच को जानते हुए भी इसको छुपाते हैं? हमें ये लगता है कि अगर कल पाकिस्तान और भारत एक हो जाए तो वाकई बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हो। ये बात 1947, 48, 49, 50 तक सच थी क्योंकि दोनों मुल्क साथ में काम करते तो बहुत सारे कॉमन गोल्स थे, गरीबी हटाना, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत चीज़ों में कॉपरेट करते, हम ये चीज़ कर सकते थे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करना। बट उस मुल्क का आधार बनाए भारत की बर्बादी। दूसरी चीज़, हर मुल्क के पास एक सेना होती है, पाकिस्तानी सेना के पास एक मुल्क है पाकिस्तान, ये दोनों में फ़र्क है। तो जिस सेना के पास मुल्क है वो सेना अपने आप को तभी जस्टिफाई कर सकता है अगर उसके पास कोई एनिमी हो। एनिमी नहीं हो तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके पास एक एनिमी है भारत, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा भारत का एनिमी, वो खौफ दिखाना होगा, तभी उसका जस्टिफिकेशन होगा कि वो उसका मुल्क है। वरना कभी तो पाकिस्तान की आम आवाम बोलेगी भाई आपने आज, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय पे आज़ाद हुए, आज पाकिस्तान कहाँ है, बिलियन डॉलर के भीख मांग रहा है, भारत बिलियन डॉलर ऐसे ही खर्च कर सकते हैं, तो दोनों मुल्क में अंतर क्यों है? तो ये सवाल आवाम नहीं पूछे तो आवाम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे, फॉल्स एक वो करते कि भारत एक एनिमी है। तो अगर भारत शत्रु है, एनिमी है, तो उसको जस्टिफाई करना होगा। तो जब तक उनका आधार ही है कि भारत उनका एनिमी है, आप उनसे कैसे बात कर सकते हो? वो रैशनल होगा नहीं, क्योंकि आप इसमें एक पैराडॉक्स है। आप मान लो आप पाकिस्तान की सेना की चीफ से डील कर रहे हो, बट वो सेना का चीफ इसीलिए उतना पावरफुल है क्योंकि भारत उसका एनिमी है, तो उसका इंटरेस्ट ही उस इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट ही कि भारत हमेशा उसका एनिमी रहे, ताकि वो इंस्टीट्यूशन कैरी ऑन कर सके। जिस दिन भारत उसका एनिमी नहीं है वो मान लिया, वो इंस्टीट्यूशन से वहां के लोग पूछेंगे भाई आपने अचीव क्या किया सिवाय गरीबी हमें देने? तो दैट इंस्टीट्यूशन दैट रन्स द फॉरेन मिनिस्ट्री, आसिम मुनीर पाकिस्तान के फाइनेंस बोर्ड पे बैठते, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस पर आर्मी चीफ का क्या मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर? मुझे समझाइए बात। वो ये वीटो करते कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी क्या होगी, वो पाकिस्तान की आर्मी से चलाती है, चाहे जो भी उनका आर्मी चीफ हो। आर्मी कैसे फॉरेन पॉलिसी चला सकती है? तो द पॉइंट इज ओनली दिस कि वो देश का, कल अगर वो बोले कि भारत हमारा एनिमी नहीं है, तो वहाँ की आवाम पूछेगी तो आप फॉरेन पॉलिसी क्यों चला रहे हो, तो फिर आप फाइनेंशियल बोर्ड पे क्यों बैठे हो? वो इंस्टीट्यूशन समाप्त हो जाएगा। आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाया गया, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाएंगे, मुलाकात होगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक चला रही कि भारत फेल हो गया, भारत की नीति फेल हो गई, और वहाँ पे आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा, उनसे बातचीत करेंगे। क्या इसको इस तरह से देखना ठीक है, या ये हमें मान लेना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान को पालता पोसता रहेगा, कभी उसको ख़त्म नहीं होने देगा? वो ग्रे लिस्ट में गया, उसको बाहर निकाल लिया, उसको इतने बिलियन डॉलर्स की उसको मदद दिलवा दी, इसके बावजूद कि जो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, दुनिया का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तय है कि पाकिस्तान, और ज़रूरी अमेरिका और शायद चाइना दोनों के लिए, इसलिए ताकि भारत को इरिटेट करता रहे। इसके लिए क्या पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, और वो इस वजह से अभी उसको बना के रखना चाहता है? वरना क्या, और कांग्रेस पार्टी का क्यों ऐसा होता है कि अगर आसिम मुनीर वहाँ चला गया तो भारत की मतलब बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई? ये कौन सा विजन है, कौन सी सोच है?
उस बात तक मैं अग्री करता हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन हमने समाप्त किया था, इनफैक्ट मोदी जी ने भी उसको समाप्त किया था। मनमोहन सिंह जी के समय से, वाजपेयी जी से शुरू हुआ था जो हाइफिनेशन था भारत पाकिस्तान, हाँ, वो भारत ख़त्म हुआ पाक, था। हाँ। और मोदी जी के इसमें भी वो ख़त्म हो गया, और वो वापस राष्ट्रपति ट्रंप उसको हाइफिनेट कर रहे हाँ। हैं, वो भारत पाकिस्तान को एक ही इसमें करें। तो टू दैट एक्सटेंट दे आर राइट, ये हाइफिनेशन नहीं होना चाहिए। बट क्या कोई व्यक्ति इसके डिटेल में गया है, ये क्यों हो रहा है, इसका डिटेल की वजह मैं आपको बताता हूँ, और जो लीगल एक्शन लेना ले सकते हैं, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। पाकिस्तान ने लॉबिस्ट हायर किए, 3 लॉबिस्ट हायर किए। उसमें से एक था राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स बॉडी गार्ड, और दूसरे 2 लॉबिस्ट थे जो ट्रंप परिवार के करीब है। और उसमें वो क्रिप्टो, जो राष्ट्रपति ट्रंप का क्रिप्टो है, वो क्रिप्टो के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। पाकिस्तान की रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे हमारे वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी इंडिया। पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ, और हमारी सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उनकी सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। तो उनकी सेंट्रल बैंक जो स्टेट बैंक है, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो क्रिप्टो की पॉलिसी नहीं है। उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे वो राष्ट्रपति ट्रंप की क्रिप्टो का माइनिंग कर सकते हैं। एक दूसरा तो पॉलिसी, अब वो जो बोर्ड बनाया है उसमें एक ऐसे सज्जन को लाया उस बोर्ड के अंदर जो अमेरिका में बैंड है, जिसने क्रिप्टो के अंदर फ्रॉड किया, और उसने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लगी, और अब वो अमेरिका में क्रिप्टो का बिजनेस नहीं कर सकता। उसने उस घटिया इंसान को जो अमेरिका में फ्रॉड किया अमेरिकन के साथ, पाकिस्तान ने अपने बोर्ड में रखा है, ये क्रिप्टो वाला जो बोर्ड बनाया। और वो करेगी इसेंशली राष्ट्रपति ट्रंप की जो फैमिली का जो क्रिप्टो है, विच इज़ बेसिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस। अब जो भारत डील करता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करता है, चाहे कांग्रेस की सरकार ने सुकोई का डील किया, या ब्रह्मोस का जो डील हुआ, या जो भी है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, रफाइल की डील हुआ, रफाल की डील हुई, हाँ। जो भी हमारी जो डील्स होते हैं, या S-400 खरीदे, या अभी F-35 की बात राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होते हैं, ये पर्सनल डील कर रहे हैं। बट ये चीज़ भी हमें जानना होगा कि अब ये 3.5 साल और होगा, उसके बाद तो राष्ट्रपति ट्रंप जाएगी, उसके बाद वापस नहीं आ सकते, वहाँ पे तो लिमिट है। तो ये चीज़, ये टेम्प्रेरी ब्लिप है। बट उन्होंने ये किया है, जो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील करते हैं, वो कुछ मिलियन डॉलर्स के अंदर वो एक परिवार के साथ करें। अब सवाल है कि मुझे ये बात कैसे पता, क्योंकि ऑब्वियसली आपके दर्शक ही पूछेंगे। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल है, लेकिन जो भी लॉबी करता है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, जो फॉरेन कंट्री हायर करती है लॉबिस्ट को, उसको फाइलिंग करना पड़ता है कि उसको किसने हायर किया है। तो एक लॉयर है, जैसे मैंने बताया, एक राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स बॉडी गार्ड है वगैरह, और एक फैमिली फ्रेंड है, तो उन्होंने ये फाइलिंग किया है। वो लीगल लॉबिस्ट थे। अमेरिका में लॉबिंग इलीगल नहीं है, हाँ। लेकिन अगर आपको फॉरेन कंट्री हायर करती है, आपको बताना पड़ता है सेनेट को, हाउस को, तो उन्होंने फाइलिंग किया। तो $200 मिलियन पर मंथ दे रहे हैं। अब ये देखिए, अब मैं जब आलोचना करता हूँ भाजपा की, ये भारत, अब मैंने रिसर्च किया, तो भारत सरकार के पास तो पूरा में से think थोड़ा tank, ज़्यादा हाँ, तंत्र हाँ, है। हाँ। ये क्यों आप पब्लिक नहीं कर रहे हो? आप क्यों इसकी बातचीत नहीं कर रहे हो? आप क्यों विपक्ष को बुलाकर इसकी बातचीत नहीं कर रहे हो? ये क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हो? तो ये करना ज़रूरी है। तो ये भारत सरकार के भाई फेलियर है। जिससे मैंने भारत सरकार के बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू देखा और कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला। तो मैंने कहा, आप क्यों नहीं बोलते हो कि हम इनको मार रहे हैं, हम यूरोप पे फेवर कर रहे हैं, ये कल यूरोप पहुँच जाएंगे। हाँ, हो ही रहा है वहाँ पे, जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, कितनी डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। एक बात पाकिस्तान के करने के बाद फिर मैं भारत की राजनीति में आऊँगी। उनका जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है, बिलावल भुट्टो, जो जब भारत ने पानी रोका, सिंधु जल समझौता रद्द किया, तो उसके बाद कहा गया कि खून बहेगा पानी नहीं, और जिस ड्रामेटिक अंदाज में वो बोलते हैं, उसके बाद एक जो उनका डांस वो वायरल हुआ। आपको मैं कहीं सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि आप उनके बॉयफ्रेंड को जानते हैं, वो गे हैं। हाँ, वो उसका था। अब जो उसका, अब उसका अब है नहीं, वो अब नहीं पता। हाँ। तो और देखिए, मुझे उसके पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मैं Obviously उसका नहीं, हाँ। मैं उसका वही कह रहा था। मुझे पर्सनल लाइफ में वो जिससे प्यार करे ना करे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात का दुख होता है कि ये व्यक्ति को, जिन लोगों ने मारा इसकी माँ को, वो उन लोगों की वकालत कर रहा है। उसकी माँ को शहीद किया उन्होंने। मैं बेनज़ीर भुट्टो की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया को मिसाइल्स दिए, पार्ट्स ले गए, प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा बताया जाता कि उन्होंने स्वयं अपने ऑफिशियल प्लेन में चोरी करते पार्ट्स दिए, जो भी है।
जो उन लोगों ने किया नॉर्थ कोरिया के साथ, और बहुत अलग अलग बातें जिस तरह से पैसे बनाए, जो एलिगेशन है। लेकिन ये बात तो सही है कि वो शहीद हुए, उनके मुल्क के लिए शहीद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने उनकी अम्मी को शहीद किया वो उन कातिलों के लिए वकालत कर रहा है। सोचिए ये क्या टेरिबल सिचुएशन है कि उसने ये भी नहीं सोचा। जिस इंटरव्यू का आप जिक्र करें, जिसने कहा कि अगर इंडस की नदी का पानी रोकेंगे तो खून का, वो इतना बड़ा झूठा और कमीना इंसान है। और सॉरी मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत इंडस ट्रीटी में 3 रिवर भारत की तरफ जाते हैं, 3 रिवर पाकिस्तान। हम हमारे रिवर पे काम कर रहे हैं, जिसका पानी पूरा 100% लेने का अधिकार हमारा है। उसका कुछ जो पानी जाता है हम उस पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, जो नदिया का पानी पाकिस्तान के पास, हम वैसे उधर कुछ काम नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ बराज बना सकते हैं, हम वैसे ही नहीं। तो अब हम बराज बनाएंगे। अच्छा, पानी को डाइवर्ट करने के लिए तो बराज बनाने में बहुत समय लगेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। हम वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का पानी तो पाकिस्तान के पास। हाँ, उनको नुकसान कहाँ हो रहा है, ये इंडस ट्रीटी का एम्बियंस डालते हम। अब उनको वाटर फ्लो वगैरह नहीं बताएंगे, जो सारा डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं। जो हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, उनके पास फ्लड्स भी आ सकते हैं, हाँ। या सूखा भी आ सकता है। उनकी तैयारी नहीं होगी, उसमें वो मरेंगे। बट उस झूठे ने क्या कहा, अच्छा मान भी लो हम उनके भी नदी को रोकना चाहते, तो कल डैम तो कल तो नहीं बनेगा। वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसको बनाने के लिए हमने अभी तक काम उसमें चल रहा है। नहीं, हमने ट्रीटी सस्पेंड नहीं किया। नहीं, अभी तक हम जो कर सकते सिर्फ वहाँ पे जो पानी का हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसके लिए हम वैसे ही उसको नहीं रोकेंगे। और मुझे लगता है भारत सरकार भी रोकना चाहती है। भारत सरकार ने आज तक कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं तोड़ा है। आज भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ा नहीं है, सस्पेंड भी नहीं किया, एबियंस में डाला है। हम बाद में इसको देखेंगे, हमने सस्पेंड भी नहीं किया है। बहुत बड़ा अंतर है। भारत कभी भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को नहीं तोड़ता है। बट हम डेटा नहीं देंगे, एबियंस में हम डेटा नहीं देंगे आपको। हम हमारे जो पानी आ रहा, पानी के लिए हम वहाँ बिजली बना रहे हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं। उससे उनको दिक्कत है। पानी हम नहीं रोक रहे, कहाँ रोक रहे, बट पानी कब आएगा वो हम नहीं बता। आपका पानी ले जाओ। आप जानते हो ये करना भी क्यों ज़रूरी है, ये अलग है। इंडस ट्रीटी में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें 3 मैकेनिज्म है इस ट्रीटी को अगर कोई दिक्कत आती है रिजॉल्व करने, क्योंकि ये ट्रीटी ने सब कुछ देखा है, वॉर देखा है, युद्ध देखा है, सब कुछ। और ये ट्रीटी इज हेल्ड इन गुड स्टेट। तो एक है कि भारत और पाकिस्तान अपने आप में मीडिएट करते हैं, कोई दिक्कत आए कुछ आए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है कि दोनों पार्टी अग्री करते हैं, एक आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं जो इसको सॉल्व करे और उसका डिसीजन बाइंडिंग हो। या दोनों पार्टी वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं, जो वर्ल्ड बैंक इसका एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा और उसका फिर डिसीजन हो। अब पाकिस्तान क्या कमीनापन करता था, सॉरी आई एम यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। समझो भारत को कोई दिक्कत है या पाकिस्तान को दिक्कत है, मान लो पाकिस्तान ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया, चलो मैं उनकी तरफ से बोलता हूँ, मान लो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया भारत से, तो भारत बोलता हम बात करेंगे, बोले नहीं हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं। अब आर्बिट्रेटर के पास गए, बातचीत भी शुरू करते, तो प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। हाँ। वो एक टाइम पे सब कुछ इवोक कर देते। तो भारत ने क्या बोला कि हम इसको सीरीज वाइज, नंबर 1 हम दोनों बात करते, नहीं होगा तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, नहीं होगा तो वर्ल्ड बैंक पे, जो कोई भी लॉजिकल देश यही कहेगा। उस चीज़ को भी उन्होंने अग्री नहीं किया, वो चीज़ पे भी अग्री नहीं किया उन्होंने, उसको भी लटकाया। पाकिस्तान का मकसद है इस ट्रीटी को अगर किसी ने ज़्यादा खराब किया वो पाकिस्तान कर रहा है, भारत सरकार ये बात भी नहीं बताएगी आपको। तो ये देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम कम्युनिकेट नहीं करते, एज ए नेशन हम कम्युनिकेट नहीं करते, नैरेटिव में पीछे रह जाते हैं हर तरह से। और बिलावल भुट्टो खून बहेगा, बकवास, 2 थप्पड़ देना चाहिए कि वायलेंस नहीं, बट क्या बकवास कर रहे हो आप। ये कोई इस तरह की बातें की जाती, मतलब कुछ तो आप टेक्निकल बताओ, आप भी वहाँ के बड़े नेता, एक फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कुछ तो आप सेंसिबल बात करो। इस तरह की बातें आप कर रहे हो, और पूरा झूठ। उस इंटरव्यू में उन्होंने और एक झूठ बोला, उन्होंने कहा कि उनकी माँ जब शहीद हो गई उसके बाद पूरी तरह से टेररिज्म पाकिस्तान में बंद हो गया, बट उनकी मम्मी 2007 में शहीद हुई। हाँ। 2008 में 26/11 और भारत पे। हाँ। उसके बाद ओसामा बिन लादेन पाए गए। कितना झूठा इंसान है, एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। अच्छा, अब हम देश की राजनीति की बात करते हैं थोड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसके बाद से अभी तक वो मुद्दा चल रहा है
राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले अखबारों में, तमाम अखबारों में लेख लिखा और फिर से उन्होंने कहा कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है। पहले भी वो ये कह चुके हैं, चुनाव आयोग उनको जवाब दे चुका है। मेरे ख्याल में 250-300 पन्नों का जवाब उनको दिया था, बाकायदा जब उन्होंने कहा था उनको जवाब दिया गया है। फिर से वो यही बात कह रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अगर रिसेंट हम बात करें तो 3 चुनाव, तीनों राज्यों के चुनाव हारी है। जो 2024 में जब लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती तो लगा था कि शायद कांग्रेस कम बैक कर रही है, कांग्रेस फिर से शायद रिवाइव कर रही है और शायद अब आगे बढ़ेगी। लेकिन इन 3 प्रदेश ने दिखा दिया कि कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है, उसका हाल वही होने वाला है। लेकिन अब फिर महाराष्ट्र के मुद्दे को पकड़ के उसको और फिर उसमें लेख लिखना अखबारों में, जो चुनाव आयोग बता चुका उसको नहीं मानना, कुछ ऐसी चीज़ें मांगना जो चुनाव आयोग नहीं दे सकता है, जो डेटा दे सकता है वो है। चुनाव आयोग, जब कोई चुनाव होते हैं तो हर एक बूथ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे होते हैं वो साइन करते हैं उस पर। उनमें से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये कहाँ से ये चीज़ें आती हैं और आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ये स्पेसिफिक इशू में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमें लेकिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन में, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि हमें एज ए डेमोक्रेसी हमें आगे बढ़ना चाहिए। कैसे और रिफॉर्म्स की बात करें? मैं उस पर आता हूँ। ये चीज़ से इलेक्शन कमीशन नहीं भाग सकता कि पहले भी ये होता था, वो ठीक है, बट जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता है रिफॉर्म्स होनी चाहिए। तो मेरे सुझाव है इलेक्शन कमीशन को, जो मैं लाऊंगा जब मैं गवर्नमेंट में होगा, अगर ये लोग नहीं लाए। नंबर 1, ये तो ऑब्वियस है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में लाऊंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, वो भले एलओपी चेयर करे, जो मैं इन्विसाज करता हूँ, जब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ अपने आप को, तो एलओपी चेयर करे, उसमें पीएम या पीएम का एक नुमाइंदा हो और एक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जज या चीफ जस्टिस हो, एंड लेट इट बी चेयर्ड बाय, आई थिंक, ना कि 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 1 ऑपोजिशन, क्योंकि फिर उसमें सरकार की अनफेयर मेजॉरिटी होती, तो वो न्यूट्रल रहे। दूसरा जो मैं इन्विसाज करता हूँ और जो मैं चाहता हूँ, जो अभी कर सकते हैं, 100% वीवीपैट टैलिंग कर लो। उसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कि कुछ घंटे और लेट होगा रिजल्ट से, 1 दिन होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा। वीवीपैट 100% टैलिंग कर लो, आप 5% क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज़, जो वीवीपैट का कागज़ है, वो मेडिकल कागज़ आता है, मैं उसका टेक्निकल नाम बोल रहा हूँ, जो आपके डॉक्टर्स देखिए वो आपको बताएंगे। तो वो हमेशा रोल होते हैं, आप उसको इसके अंदर रखते हैं, बॉक्स के अंदर, क्योंकि सनलाइट में वो इंक खत्म हो जाती है। तो ऐसे पेपर पे प्रिंट करो ताकि उसकी इंक जाए नहीं, क्योंकि ये जो वीवीपैट का कागज़ 4-5 महीने में इंक जाती है, तो पेटिशन को ही 4-5 महीने लगता है कोर्ट के अंदर, तो उसको ऐसे पेपर पे करो कि वो इंक ना जाए। तीसरा मेरा है कि ये जो वीवीपैट का कागज़ है, 100% टैलिंग, पेपर में इंक ना जाए, और जो पेपर है वो बार कोडेड हो ईवीएम के साथ, ताकि वो मैच बराबर हो। ये 3-4 आप रिफॉर्म ले आओ ताकि 100% ट्रांसपेरेंसी हो जाए। फुल लाइव स्ट्रीमिंग कर लो इलेक्शन का, हर इलेक्शन का जो वोटिंग होता है उसका लाइव स्ट्रीमिंग हो। कोई भी व्यक्ति, आपका कैमरा मैन हो, चाहे वो नोएडा में हो, वो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में क्या इलेक्शन देखते हैं, किस बूथ में वो देख सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सवाल ही नहीं उठता 5 बजे के बाद कितने लोग थे, लाइव स्ट्रीमिंग होगा, बंद ही नहीं होगा। तो कुछ ये हम रिफॉर्म लाए। एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो मैं लाना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को भारत के जो जीडीपी है उसका 1% उनको खुद का बजट दे दो। 1% जो ऑडिट होगा सीएजी द्वारा, बट सीएजी द्वारा ऑडिट होने के बाद वो आएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या एक स्पेशल कमेटी, इलेक्शन कमेटी बना सकते हैं पार्लियामेंट में, जो वापस लीडर ऑफ ऑपोजिशन हेड करे, सारी पार्टी के दल के नेता हो उसको हेड करे, ताकि वो जो ऑटोनमी, उनके पास उनका पैसा है लेकिन वो कैसे खर्च करे वो पार्लियामेंट चेक करेगा, और वो भले ऑपोजिशन लीडर करे, ताकि कुछ चीज़ उनके पास सरकार पे निर्भर नहीं हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, अभी वो सरकार पे निर्भर है। ईवीएम स्टोर होते हैं, स्टोर रूम में जिसका चाबी होता है कलेक्टर के पास, कलेक्टर का ट्रांसफर सरकार करता है। तो और भी इंडिपेंडेंट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कोई कलेक्टर गलत काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ अब भारत को एक फर्स्ट पावर की तरह सोचना चाहिए। तो हम और रिफॉर्म ले आए और इंडिपेंडेंट कर दे, उसमें गलत क्या बात है? तो बट फिर से मेरी बात से मुझे लगता है किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं। किसी पे व्यक्तिगत हमले करना है, इलेक्शन कमीशन पे व्यक्तिगत हमले करना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट मुझे लगता है हम रिफॉर्म की तरह हमें चलना चाहिए। इस देखिए, इस पे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वीवीपैट को लेकर जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बात मानी, कोर्ट ने कहा ठीक है ये जो हो रहा है, लेकिन अगर करा जाए तो बेहतर है जो आप कह रहे हैं। लेकिन जो 5% वाले 5% वाले वो इंडिया स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ने बताया। तो उसके बाद और जो इलेक्शन कमीशन के जो तीनों कमिश्नर्स हैं उनके नियुक्ति की बात है, तो उसमें तो पहले तो सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री साइन करके देता था और वो हो जाता था।
तब क्यों परेशानी नहीं हुई, लोग ये सवाल पूछते हुई हैं, ना। तब क्यों दिक्कत नहीं बीजेपी हुई उठाती जब लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना कि तब कोर्ट में लोग जा रहे हो, कोर्ट में कहा जा रहे हो कि सिलेक्शन, वो सिलेक्शन तो वही प्रोसेस चला आ रहा था। अब तो नहीं 3 गए, लोग हैं, बीजेपी गई कोर्ट। अब तो 3 लोग हैं ना कम से कम कमेटी में, होता तो यही आया है। तो अब क्यों, अगर ये बदलाव करने थे तो अपने समय में कांग्रेस ने क्यों नहीं बदलाव किया, इतने समय में तो मैं सरकार मानता बनी, हूँ, क्या दिक्कत थी तो मैं उनको? कहाँ उनका बचाव कर रहा हूँ। और खुद माननीय मोदी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्रिटिसाइज करते थे जब वे मुख्यमंत्री थे, जेम्स लिंडो को कितना क्रिटिसाइज किया है। तो क्रिटिसाइज करने का अधिकार तो किसी को भी है ना, हाँ, कोई भी वही, कर सकता है, लेकिन but- आप but लगातार मैं ये कह रहा मैं इस पे बात करें, संस्थागत हमले कर रहे हैं कि संस्था पे आप चोट कर रहे हो कि संस्था ही तो करप्ट है कांग्रेस ने- पूरी। कि कांग्रेस- संस्था पे हमले नहीं, व्यक्तिगत हमले आप किसी एक इलेक्शन कमिश्नर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राहुल गांधी भी करते हैं, कोई और भी करे, वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग ही है जो पूरा बायस्ड है, वो गलत तरह से पूरी प्रक्रिया कर रहा है, ये चीज शायद गलत है। बट हमें डिबेट और रिफॉर्म्स की तरफ और चलना चाहिए। ये बात से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते भाई, बट पहले तो यही होता तो अब इतना होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कल आपके पास लैंडलाइन थे, अभी हम आपको 2G तो दे रहे, भाई 5G का ज़माना है, 5G तो ये जो बीजेपी का आर्ग्यूमेंट से अग्री नहीं करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस भी पॉजिटिव सजेशंस नहीं ला रही है, जिससे मैं बता रहा हूँ, आप मैंने जो भी बात की आपसे डिसएग्री करें, हाँ, बिल्कुल सही बात है। करो ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अगर कल मैं गवर्नमेंट में करने दो ना, अगर मुझे चोरी नहीं करना उसको। कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, क्यों मुझे लीडर लगता ऑफ है ब्रिटिश- ऑपोजिशन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं? मतलब इस तरह से पहले हम देखते थे ना कि जो नेता है, जो भले ही पार्लियामेंट में आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही, बहस हो रही, बहस भी सार्थक होती थी, बहुत सार्थक है ना, वो आज तक हम सुनते हैं, वो बहस निकाल के हम आज तक सुनते हैं, हमको बहुत कुछ मिलता है उससे। लेकिन अब जो बातें पार्लियामेंट में होती है वो तो सुनने लायक ही नहीं होती, वो आज आगे के बच्चों को क्या मिलेगा उनमें से? आप, क्योंकि आप, मैं विपक्ष से हो, आप मुझे बताइए, आप मुझे राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से एक अच्छा स्पीच बताए पिछले 3-4 सालों में, है कोई? राज्यसभा तो अपर हाउस है, जो ग्रेविटास वाला स्पीच हो। हाँ, दिक्कत आ रही है। और सरकार की तरफ से भी आप बताइए ना, सरकार मैं 1-2 लोग अच्छा स्पीचेस देते, जैसे मैं एक अमित शाह जी को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने आप जो जैसे पार्लियामेंट में भी बोलते, कुछ चीज़ों पे आप उनको घेर सकते हैं, ऑफकोर्स वो पॉलिटिशियन है तो वो बचने की कोशिश करेगा और विपक्ष घेर नहीं पाता, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलते भी पार्लियामेंट में, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गौरव गोगोई बहुत अच्छा बोलता है। कांग्रेस में और जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको बोलने कहाँ दिया जाता है? मनीष तिवारी को बोलना मनीष चाहिए, तिवारी, शशि थरूर, ये लोग एसेट हैं आपको, जो बोलेंगे तो लोग वाकई, मतलब शशि थरूर तो जब बोलते हैं, मनीष तिवारी तो लोग सुनते हैं, आप उनको यूज नहीं करते हो। कांग्रेस को क्या ऐसे अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है क्या, ऐसा लगता है? ये, और दूसरा चीज़, कांग्रेस को मीडिया मैनेजमेंट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मणिपुर वाला डिबेट बोलता हूँ, मैं 2 आपको उदाहरण देता हूँ। एक मणिपुर वाला डिबेट जब हुआ, माननीय राहुल जी 12 बजे बोले या सुबह बोले, मुझे याद था, और फिर वे चले गए, उनका राजस्थान में कार्यक्रम था, और उसके बाद कुछ तो भी ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ, और उसके बाद अमित शाह जी 4 बजे बोले, तो सारा अमित शाह जी का रिप्लाई हो गया राहुल जी को। तो आपको न्यूज़ साइकिल भी देखना होगा। देखिए, आप बोल सकते हो, आप इस पर आरोप लगा सकते हो कि मीडिया बायस्ड है सर, बट आपको मैनेज करना होगा। अभी जैसे आज मुझे आपके वहाँ पॉडकास्ट में आना था, मैंने अपने ऑफिस ने आपके ऑफिस से कोऑर्डिनेट किया, मुझे किसी के वहाँ जाना था क्योंकि एक डेथ हो गई, मैंने आपको हाँ, इन बेहतर रखा, coordination आपने था। भी उसके पहले एक कैंसिल हो गया था हमारा पॉडकास्ट, तो आपने कम्युनिकेट किया। जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, यार ज़रूरत आपको भी है, मुझे भी है। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेट मैं करना। एरोगेंस में नहीं आ सकता कि मैं अर्चना का शो कर रहा हूँ तो मैं कोई तोप हूँ, और अर्चना भी इसमें कि यार कैसी कोई भी, यार मैं 10 शो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। पिछली और बार जो communicate हमारा करना था वो इतना, मेरे इमरजेंसी होगी घर पे, लेकिन इट वाज माय ड्यूटी टू आपने इन्फॉर्म। बताया, हाँ, और बिल्कुल। विकास जी का कॉल आया मेरे बिल्कुल, हाथ, बिल्कुल। इमीडिएटली हो गया। हाँ। सो अनलेस यू डोंट कम्युनिकेट, तो बैड ब्लड नहीं होता, यू नो के ठीक है। Obviously। वरना अगर मैं पहुंच जाता दिल्ली क्योंकि मैं आ रहा था, तो फिर मैं यार अर्चना ने बताया भी नहीं, सुबह बताया, तो यू मस्ट ऑलवेज कम्युनिकेट। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे फायदा होता। सेकंड, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जिस दिन प्रियंका जी बोली पार्लियामेंट में, उनका डेब्यू स्पीच था, बहुत अच्छा स्पीच था, बीजेपी उनको घेर नहीं पाई, बिल्कुल नहीं घेर पाए, उनके स्पीच बहुत अच्छा था। उस दिन तेलंगाना की सरकार ने अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर दिया, सारा न्यूज़ वो हो गया 2 दिन। तो न्यूज़ साइकिल कैसे मेंटेन करना, वो भी आपको समझना है, वो भी एक साइंस है, वो भी एक आर्ट है, और वो आपको सीखना है। आप ये इसमें नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, मैं उसको कोट कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग, कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, पर खुदा की कसम आपको यकीन नहीं है। आप वो ज़मींदार हो जिसके पास ज़मीन नहीं है। आप नहीं सोच रहे मैं बोलूँगा तो आए, क्योंकि मीडिया की परिभाषा चेंज होगी। मीडिया अब हो चुका है 24/7। मीडिया अब 9 बजे नहीं रहा है, मीडिया अब अगले दिन का अखबार नहीं रहा है। जो खबर अब 1 मिनट पहले हुई, अगर नोएडा में कोई घटना होती है पॉजिटिव या नेगेटिव,
1 मिनट बाद तमिलनाडु का कोई व्यक्ति उसको देखता होगा? बिल्कुल सही बात है। मीडिया की परिभाषा चेंज हो चुकी है और आपको उसी साइकिल में मारना है। आपने वो साइकिल मिस कर दिया, आपको लगेगा नोएडा में घटना होगी, कल सुबह के 9 बजे के अखबार में आएगा। आपने वो माहौल नहीं बनाया, वो नहीं बनेगा, क्योंकि इतना विशाल देश है हमारा। न्यूज़ इज हैपनिंग लाइव। जो हमारा ये पॉडकास्ट है, लोग ये मोबाइल पे देखेंगे, वो अपनी सहूलियत से देखेंगे। ये थोड़ी सैटरडे को रात को 9 बजे कुछ नहीं करने को दे देखेंगे, वो अपनी सहूलियत से देखेंगे। शायद सब एक टाइम पे भी नहीं देखे, आधे आधे इंस्टॉलमेंट में देखे, चैप्टर्स देखे। मीडिया इज चेंज्ड, आपको ये समझना होगा। और बीजेपी कुछ हद तक ही समझती है, पॉलिटिकली समझती है, एज अ कंट्री नहीं समझती गवर्नमेंट। तहसीन, आप राहुल गांधी के रिलेशन में भी लगते हैं। आपकी वाइफ रॉबर्ट वाड्रा की कज़न हैं, तो आपका वैसे भी मिलना होता होगा। जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ये चीज़ें कभी आप राहुल गांधी को कम्युनिकेट करते हैं? कभी आपकी 1-to-1 बात होती है? आपने क्या उनको कुछ सजेशंस दिए और वो कैसे लिए जाते हैं? नहीं, मैं पर्सनल बातें कुछ नहीं रखता हूँ, बिकॉज क्या है कि कोई भी पर्सनल बात है, अगर आप और मैं भी कुछ करते हो, उसको हमेशा पब्लिक, उसको पर्सनल लेना चाहिए। मैं इसमें बहुत ओल्ड फैशन हूँ। अगर कल मुझे किसी ने कुछ पर्सनली चीज़ कही तो आई विल नेवर डिस्कस दैट इन पब्लिक। बट मैंने जो भी बात की आपके पॉडकास्ट में, मुझे बताइए, इस साइड या उस साइड, भाजपा की आलोचना करते हुए या कांग्रेस को सुझाव देते हुए, क्या उसमें कोई भी इलॉजिकल बात थी? आप उसे अग्री ना करो, बट आप मेरे को उससे काउंटर करो ना। और यही बात अगर मैं उठा रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, तो मैं भी भाजपा पे सवाल उठाऊँ। क्यों मुझे कोई नहीं कहता कि आप गलत हो? क्योंकि वो स्टाइल होता है बात करने का। कैनेडी को किसी ने सिखाया था, कैनेडी वॉज वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स, तो उनके डैड ने उनको बताया, इट्स नॉट वॉट यू से, इट्स हाउ यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप, और जावेद अख्तर साहब ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली थी, ये कोविड के समय बोली थी, मुझे पता नहीं उनको याद होगा कि नहीं, बट कोविड के समय मैं उनके घर पे गया था लोनावाला में, तो बताए थे, आप किसी को बोलो तेरा बाप चल कर जा रहा है, आपके पिताजी गुजरे यहाँ से। अभी मैंने आपके पिताजी को देखा, तेरा बाप अभी गया यहाँ से, मैंने आपके पिताजी को देखा। सेम चीज़ है, लेकिन कितना फ़र्क है। सेम चीज़, ये जावेद अख्तर साहब ने मुझे बताया। सेम चीज़ आप कह रहे हो। अरे आइए, अभी तेरा बाप क्या, अरे अभी आपके पिताजी को मैंने देखा जाते हुए। सेम चीज़ है। कांग्रेस लेकिन ये नहीं सीख पाती, और भारत सरकार भी कम्युनिकेशन में नहीं सीख पाती। तो ये पक्ष और विपक्ष का कम्युनिकेशन क्या संभव नहीं लग रहा है क्या अभी आपको? होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। बिना कम्युनिकेशन कैसे चलेगा डेमोक्रेसी आगे? फिर टूट जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है जेन्युइनली कि पीएम को भी ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए, राहुल जी को भी करनी चाहिए। दोनों को बैठकर चाय पर या कॉफ़ी पे या प्रोटीन शेक पे और कॉफ़ी पे चाय पर बैठकर बात करते, वैसे गलत बात नहीं, राहुल जी फिट है तो प्रोटीन शेक और चाय पर दोनों बैठकर बात करें। चाय की कहानी तो हेमंत बिस्वा शर्मा की याद आती है, बिस्किट वाली, इसलिए चाय का जिक्र राहुल जी के संग तो मुझे एक ही स्टोरी याद आती है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी को जब भी मैं देखता हूँ ना, मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है यार, इतने टैलेंटेड लोग कांग्रेस छोड़ के, हेमंता बिस्वा शर्मा जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, मतलब ये एक्चुअल में टैलेंटेड लोग थे। मिलिंद दियोरा, आप देखो जो कोलंबिया में हमने टर्न अराउंड किया, वो जो एक्स प्रेसिडेंट है वो मिलिंद दियोरा जी के डैडी के दोस्त थे, मुरली दियोरा जी के। तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, शशि थरूर को पूरा डेलीगेशन किया, फिर उन्होंने बोला मैं बात करूँ। कोलंबिया का भी पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कोलिशन पॉलिटिक्स है। अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट है बहुत लेफ्ट के प्रेसिडेंट, कोलंबिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो एकदम लेफ्ट प्रेसिडेंट है और वो ट्रम्प के एकदम अपोज्ड है। फिर वो जाकर उन्होंने वो रेजोल्यूशन निकाला, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट का प्रेसिडेंट अब कोलंबिया के अंदर है, तो इसीलिए उसने ट्रम्प को स्टैंड अप किया। और फिर उसने ट्रम्प को, कल आपका मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं आएगा कोलंबिया में, टर्न अराउंड किया, फिर उसने अपने जहाज़ भेजा कोलंबियंस को लाने। तो कोलंबिया का पॉलिटिक्स एक्सट्रीम लेफ्ट इस वक्त है। तो फिर मिलिंद दियोरा ने वो रिलेशनशिप, उनका पुराना रिलेशनशिप था, वो किया। तो इमेजिन आप मिलिंद दियोरा जैसे एसेट को खो रहे हो। अब प्रवक्ता में देखो शहजाद, हालांकि मेरे से बातचीत नहीं, पर आप देखो ही इज़ द बेस्ट, सुधांशु त्रिवेदी और वो। अब कौन मतलब शहजाद जैसा प्रवक्ता को कौन खोएगा? सच बात है, बात नहीं होती आप लोगों की? नहीं, बात नहीं होती, मतलब ओकेजनल मैसेज। पार्टी बीजेपी में जाने के बाद बातचीत होना बंद हुई? हाँ, वो थोड़ा सा कुछ चीज़ों से हम दोनों अनकंफर्टेबल थे, तो अच्छा है कि बातचीत ना हो। बट मुझे उससे वो नहीं, बट जो उसका टैलेंट है वो मैं देखता हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कांग्रेस में, मैं बहुत कोशिश करता था, बट हमेशा देखता था कि कितना टैलेंटेड व्यक्ति है। सोचो आप वो कहाँ पहुँच गया, रोज़ सुबह देश का एजेंडा सेट करता है। एंड ही इज एक्टिव 24/7 ऐसा लगता है। हाँ, वो खूबी उसकी अनबिलीवेबल है। वो प्राइम मिनिस्टर की तरह वो उसके अंदर वो है। हाँ। वो 24 घंटे, आप उसको रात को उठाओगे ना, वो पॉलिटिकल बात करेगा। लाइक अलग अलग लोग होते हैं, तो वो 24/7 पॉलिटिक्स, वो
इसमें नहीं, बीजेपी वो पहले से ऐसा है, वो उसका नेचर ही वैसा है। कांग्रेस क्यों टैलेंट नहीं समझ पाती ऐसे लोगों को, क्यों कहाँ पे लैक करते हैं, क्यों इतने अच्छे लोगों को जाने दे रहे हैं? उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं जिसको जाना है जाए। ऊपर से अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा गुजरात गए थे, तो आप गुजरात में जाके कह रहे हो कि कांग्रेस में बीजेपी, कांग्रेस के लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपने उनको कांग्रेस में रखा क्यों? ऐसे कौन लोग हैं और कैसे हैं? जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी बनती है। इसमें मुझे गुजरात के 1-2 लीडर्स का कॉल आया था, ये थोड़ा सा, ये एडवाइस मुझे लगता है ठीक नहीं दी गई थी माननीय राहुल जी को। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा अगर बीजेपी के लोग हैं तो बात को अभी 6 महीने हो गए, आपने निकाला क्यों नहीं? हाँ, तो अगर आपको पता है तो आप निकाल लो, निकाल या आप मत दीजिए। बोलो। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, आप अपने कार्यकर्ताओं का भी मोरल डाउन करते हो ना, उनको लगता है कि वो काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, उनके लिए। ये आपने एक बात, या तो आप जो लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय करिए, उनको बाहर करिए ताकि पता लगे हाँ ये लोग थे। जनरल स्टेटमेंट देखिए आपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। और मेन चीज़ है कार्यकर्ताओं को साथ में रखना और उनके लिए काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं करोगे ना, दैट इज़ द मेन थिंग कि आप आपके कार्यकर्ताओं को कैसे काम करते हो, कैसे उनको डिफेंड करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी पॉलिटिकल संगठन में, संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है, नेताओं से नहीं बनता है। नेता आएंगे जाएंगे, मैं किसी व्यक्तिगत नेता की बात नहीं करता हूँ, पर कार्यकर्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो कार्यकर्ता है जो आपका मैसेज, वो कार्यकर्ता है जो सुबह 8 बजे जाएगा, बोलेगा चलो अर्चना जी आइए वोटिंग के लिए, 4 बजे आके पूछेगा अर्चना जी गए कि नहीं वोटिंग के लिए, गाड़ी है बैठिए, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, बिठा दीजिए गाड़ी में ले जाते वोटिंग। वो आपका कार्यकर्ता है, वो जो करता है, वो चाहे वो समोसे के लिए करता हो, चाहे वो चाय के लिए करता हो, बिरयानी के लिए करता हो, बट वो दिल से करता है। वो दिल से आपके कांग्रेस का झंडा या बीजेपी का झंडा उठाता है, वो पुलिस का डंडा खाता है। आप कितने नेताओं के बच्चों को जानते हो जो पुलिस का डंडा खाते हैं? सारे नेता अक्रॉस पार्टी लाइंस। हाँ हाँ बिल्कुल। इनके बच्चे विदेश में अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, डंडा वो खाता है। बिल्कुल कार्यकर्ता आपके कैमरामैन को या आपके यहाँ पर किसी को समस्या हो, कार्यकर्ता जाएगा, नेता फ़ोन कर देगा दरोगा साहब को, कार्यकर्ता जाके बैठेगा, साहब का कॉल आया, साहब का फ़ोन लो, एमएलए साहब का फ़ोन है, पूर्व विधायक का कॉल है लीजिए। वो कार्यकर्ता जाके फ़ोन देता है एसएचओ को, वो कॉरपोरेशन में जाके, पंचायत में जाके लड़ाई करता है, साहब का फ़ोन आया, फ़ोन लो, काम कीजिए, बैठते उधर धरने पे बैठे, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। अच्छा तहसीन, अगर आपको अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो, आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस? हाँ, जाहिर सी बात मैं है। वोटों नहीं को तो फिर करता आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता इस वक्त मेरा समय राइट है। समय जब वेटिंग आएगा, फॉर द टाइम, राइट टाइम। मुझे बहुत चीज़ों में अभी मैं इन्वॉल्व हूँ, पॉलिटिकल पार्टी भी मुझे ज्वाइन नहीं करना। प्लस मुझे अपनी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें फिर आपके ऊपर बंदिश नहीं होती कि आप किस चीज़ पे क्या आपका टेक हो रहा है। हाँ, ये हाँ। चीज़ है। अब आप सोचिए, अगर मुझे कुछ ऐसे लोगों की बात सुनी होगी किसी भी पार्टी में जिनको खुद को नहीं पता, वो खुद सोसाइटी के इलेक्शन नहीं जीत सकते, और वो मुझे बताएगी क्या बोलना है, तो मैं क्यों उनकी बात सुनूं? और मुझे कोई ईगो नहीं है, मुझे हायरार्की में कोई ईगो नहीं है, इसको अन्यथा ना लेना। बट मुझे ऑनेस्टली इस वक्त लगता है कि भारत को एक ऐसे विपक्ष की ज़रूरत है, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ओवरऑल, जो एक तो मेरिटोक्रेटिक हो और दूसरा जो आलोचना करे बस तथ्यों पर आलोचना करे। प्रॉब्लम क्या, अगर हम कांग्रेस और बीजेपी को अलग करते हैं, और मैं इसलिए कांग्रेस, क्योंकि कुछ लोग बोले आप कांग्रेस को बाइस की वजह से, मैं बाइस की वजह से नहीं कर रहा हूँ। चाहे कांग्रेस में परिवारवाद हो या बीजेपी में भी परिवारवाद अब बहुत शुरू हो चुका है। दोनों पार्टीज में एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, जहाँ पर बीजेपी का अगर उदाहरण ले लो, मोदी जी अलोन डिसीजन नहीं ले सकते, उनको पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू जाना ही पड़ता है। और कांग्रेस में भी गांधीज नहीं ले सकते, CWC के थ्रू जाना पड़ता है। ये हो सकता है कि पावर ज़्यादा कम हो, बट एक कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर्मेलिटी के लिए कम से कम तो है। बाकी जितने भी दल देख लो, चाहे एनडीए में यूपी में, सारे पारिवारिक दल है। पहला पारिवारिक दल तो गांधी परिवार ही है ना। आई एम नॉट गेटिंग, बट मैं दोनों पार्टीज को इसलिए बाहर रख रहा हूँ क्योंकि उसमें कंसल्टेशन का एक हुआ है। क्योंकि इवन गांधी अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, दे हैव टू टेक CWC अलॉन्ग। भले CWC जाएगा उनके साथ, बट यू हैव टू टेक इट अलॉन्ग, एक फॉर्मेलिटी। और बीजेपी में भी मोदी जी ने कुछ बोला तो होगा ही, बट वो पार्लियामेंट्री उनका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। ये दोनों नेशनल पार्टीज को आप हटा दो, 1 मिनट इन दोनों नेशनल पार्टीज को हटा दो, क्योंकि बीजेपी में बहुत परिवारवाद है। अब इस वक्त इनफैक्ट मुझे लगता है बीजेपी में ज़्यादा है, सब नेता के बच्चे ही लड़ रहे चुनाव, बट उसको भी एक मिनट हटा देते मैं इन दोनों पार्टीज़ को। बाकी अब सब रीजनल पार्टीज देख लो, सारे पारिवारिक हैं, एक के बाद एक। अब आप देखिए, अब किसी का भी, आप जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए, फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी, पंजाब देख लीजिए बादल्स, महाराष्ट्र देख लीजिए
उद्धव जी, उद्धव, हाँ। आदित्य जी। आप कर्नाटका देखिए, देवेगौड़ा जी, उनके बाद कुमारस्वामी जी, उनके बाद उनके बेटे। आप कहीं पर भी उठा यूपी दीजिए, में आ जाइए अखिलेश यूपी में यादव, अखिलेश। तो सब, आप किसी, बिहार, चंद्रबाबू यूपी नायडू एंड, जी, हाँ, चंद्रबाबू नायडू, कहीं पे भी आप और जाइए। नीतीश जी के बेटे को भी आना है, बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी, वो भी कोशिश करे, प्रयत्न कर रहे, मीडिया को बाइट्स दे रहे, तो वो उनको भी आना है। हालांकि मुझे लगता है नीतीश जी अलाउ नहीं बिहार करेंगे। चुनाव में आप कैसे देखते हैं कांग्रेस का ये स्थिति इस टफ वक्त? फाइट होगा कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस को अपनी सीटों पर कन्हैया कुमार का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मतलब क्यों हर जगह मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाद के घूम रहे हैं राहुल गांधी? इसको मैं डंक कर दूँ, बट पता है क्या है, मैं एक अलग बात कहूँगा। मुझे किसी पे व्यक्तिगत वो नहीं करना, मैं कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करता हूँ, पर आपसे मुझे एक सवाल का जवाब दो, और ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। क्या इंदिरा जी JNU जाती? क्या राजीव जी जाते? ये बस सोच लो आप। बात ये नहीं है, बात क्या है, बात आपको विकास की करनी होगी। हम अभी भी उस कम्युनिस्ट ज़माने की बातें, कि रोड बनेगा तो पानी चला जाएगा बाहर, पानी के लिए रोड बने, ये मतलब ये क्या सोच है? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? आज के ज़माने में सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, तो हमें ये सोचना है, क्या हमें कॉमेडी रील्स बनानी है या हमें गंभीरता से बात करते लोगों का दिल जीतना है। मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है जो मुझे कहता है किसी भी साइड का कि आप क्यों भाजपा की आलोचना। भाजपा वाले भी नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे में हिम्मत है कहने को आप गलत हो, ये चीज़ में गलत हो, मैं उनका मजाक भी उड़ा सकता, बट मैं व्यक्तिगत नहीं होता। हाँ। मैं उसको ऑन ग्रेविटास, और मैं उसका सोल्यूशन देता हूँ सामने कि ये नहीं ऐसे। अगर मैं इलेक्शन कमीशन से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं ये सोल्यूशन दे रहे हैं। आप उसे एग्री करो नहीं करो, ये डेमोक्रेसी है। आप ये बोल सकते हो नहीं तो ऐसी नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक होगा, ये प्रैक्टिकल नहीं, जो 3 लोग हैं ये बेटर है, ठीक है, हम उसमें आर्ग्यू। बट मेरे पास एक इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन है। मैं सिर्फ पर्सनल, मुझे लगता है ये अटैक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी में अगर एक चीज़ चेंज होती तो बहुत बेहतर होते हैं? वो क्या एक चीज़ आपको लगती है उनके अंदर होती या बदली जा सकती होती? एक चीज़ जो मुझे लगता है होना चाहिए चेंज कांग्रेस पार्टी में, खास राहुल जी के जो इर्द गिर्द लोग हैं, दे शुड बी ग्राउंडेड। आप देखिए, फिर से मैं इसलिए मैं ये एग्जांपल इसलिए नहीं, मुझे बीजेपी पसंद है इसलिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का मैं सिर्फ हाँ, पार्टी के अधिकतर लोकसभा सीट्स पे 200 सीट्स पे इनका लड़ाई है। दो नेशनल पार्टीज बड़े, इसलिए मैं इसलिए बीजेपी आपको, बट आप देखिए कि मोदी जी और राहुल जी है। मोदी जी के अराउंड कौन कौन लोग हैं? अमित शाह जी, जो पॉलिटिकल लोग हैं। मैं जयशंकर जी, निर्मला सीतारमण जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल लोग की बात कर रहा हूँ। अमित शाह जी जो पार्टी चलाते हैं, भूपेंद्र यादव जी, JP नड्डा जी, आप इनका रोल देखिए, पॉलिटिकल एक्यूमेंट देखिए। बाकी वहाँ पर कौन है मुझे नहीं पता। तो ये जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग हैं। अमित शाह एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, भूपेंद्र यादव जी पॉलिटिकल व्यक्ति है, JP नड्डा जी पॉलिटिकली सोचते। और यहाँ पर कैसे होता है, सारे NGO वाले, जैसे एक दुग्गल साहब है, कभी वो राजनीतिक एक्सपर्ट बनते, राजनीति में वो इलेक्शन के एक्सपर्ट बनते, सेफोलॉजिस्ट, कभी वो क्लाइमेट एक्सपर्ट बनते, कभी वो आर्मी के एक्सपर्ट बनते, कभी वो किसी और चीज़ के एक्सपर्ट बनते। तो ये लोगों से नुकसान होता है देश का। तो हमें एक पॉलिसी लेवल पे ऐसे लोगों को लाना होगा जो पल्स समझते लोगों का, जो लोगों की ज़मीन से जुड़े लोग, जो ज़मीन से जुड़े लोग, जो जानते हो। मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूँ, ये चुनाव था कांग्रेस का को जीतना। हरियाणा में कांग्रेस को जीतना चाहिए था, बिल्कुल सबको ही लग रहा था। 6-4 लोकसभा में हुआ, और वो भी जो गुरुग्राम की सीट थी बहुत क्लोज था। राज बब्बर शायद लास्ट मिनट पे आए, पर बहुत क्लोज फाइट हो गया। तो 5-5 होता था, 6-4 हो गया। वहाँ से कुछ महीने पहले गुरुग्राम में म्यूनसिपल इलेक्शंस में, मेयर के इलेक्शंस में 10 में से 9 सीट भाजपा जीती, और जो एक सीट इंडिपेंडेंट जीती मानेसर की, वो भी एक भाजपा की सपोर्टर थी, रिबेल थी, वो जीती। तो 10 के 10 कांग्रेस 0 पे आ गई। ऐसे क्या हो गया 1 साल में कि यहाँ से कांग्रेस की स्थिति यहाँ हो गई। एक जिस तरह से जो SC वोट था वो चला गया फिर से बीजेपी के पास, या स्प्लिट हो गया, जो कांग्रेस को मिला था हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक बड़े SC के नेता को साइडलाइन किया गया था, शैलजा कुमारी शैलजा।
कुमारी सरीजा। दूसरा, मुझे पता है कि एक पंचायत लगी थी यादव समाज की, यादव भाइयों बहनों की, और ये बातचीत हो रही थी। पंचायत मतलब ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली उनकी बातचीत होती थी, और ये माहौल था कि यादव भाई बहन नाराज़ है भाजपा से। हालांकि हरियाणा में यादव भाजपा को वोट करते। क्यों? क्योंकि यूपी में एनकाउंटर हो रहे थे जिसमें ये माहौल बनाया गया था कि यादव और मुसलमानों के एनकाउंटर, तो यादव समाज की बातचीत हुई। जितने भी एरियाज़ है भाजपा ने वहाँ कैंपेनिंग की, बात की, माननीय आदित्यनाथ जी ने भी बताया कि ये कास्ट पे नहीं, जो भी है, लेकिन वो पॉलिटिकल मुद्दा हरियाणा में नहीं बना। अब आप देख लिए वही कांग्रेस में, अगर आप देखते हो यादव एरिया जो गुरुग्राम के इर्द गिर्द है, महेंद्रगढ़ हुआ, अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं लाया गया कैंपेनिंग के लिए? सही बात है, आप तेजस्वी यादव जी को लाते हैं, वो आपके इंडिया तो अलायंस का आप सब हिस्सा थे। उस अलायंस के साथ है, आप उनको ले आते हैं, कैंपेनिंग करते, आप वो करते, आप उनसे मिलते। मैं हरियाणा में बहुत ट्रैवल कर रहा था उस चुनाव के वक्त, अप एंड डाउन हरियाणा, मतलब पंजाब से लेके हरियाणा, गुरुग्राम से लेके राइट टू दी एंड, पंचकुला वगैरह में पूरा ट्रैवल कर रहा था, नौगांव सब कुछ, राजस्थान बॉर्डर है। कितने गांव में मैं देखता था कि जो बीजेपी के इंचार्ज थे इलेक्शन के, वो वहाँ पे खुद आ रहे, जो मेन इंचार्ज है धर्मेंद्र प्रधान जी देख रहे थे, और कितनी जगहों पे बीजेपी के लोग थे। तो ये चीज़ होना चाहिए। इलेक्शन चेंज हो चुका है, उसकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो चुकी है, तो आपको ज़मीन पर उतर कर काम भी करना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि आपको आपका मुकाबला किससे है। टफेस्ट लोग हैं जो इस वक्त इलेक्शन लड़ते हैं बीजेपी में, और एक चीज़ नहीं छोड़ते, वो कुछ नहीं छोड़ते। अब आप महाराष्ट्र देख लीजिए उदाहरण, बल्कि उनका मजाक बनाया जाता है कि अब छोटे छोटे इलेक्शन, अब म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन, अब पंचायत के इलेक्शन इतनी जान लड़ा के लड़ते हैं। इतनी जान लड़ते हैं वो, बिल्कुल लड़ते हो, कुछ नहीं छोड़ते। अब आप देखिए महाराष्ट्र में परसेप्शनली हमारा चीफ स्पोक्स पर्सन बन गया था संजय राउत। अब मैं संजय राउत बोलूँगा, आपके पॉडकास्ट में आधे लोग हंसेंगे, द गाय इज़ अ जोक, वो है एक जोक, उसमें कोई ग्रेविटास नहीं है। ऐसे ऐसे मौलाना आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है, जो कहते हैं कि जिन्होंने गुजरात में कहा कि भारत पे वो क्या है वो शब्द, वो कुछ तो भी शब्द है, वो होना चाहिए भारत के ऊपर, वो अटैक वाले शब्द कह रहे, ऐसे कह रहे। तो ये क्या चल रहा है? कौन है ये मौलाना? वो एक तालिबान वाले मौलाना थे जिनको तालिबान से बहुत प्रेम था, उनको एक मोहतरमा मिलने जा रही है जिनका शौहर चुनाव लड़ रहा है, वो मोहतरमा एक्ट्रेस है, यहाँ पर एक्टिंग करती है। यहाँ पे वाइन और चीज़ इवेंट्स में जाओगे, वहाँ पे जाके आप ऐसे मौलाना को मिलोगे जो कि तालिबान अच्छे हैं। ये कोई बात होती है? क्यों ये मौलाना कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आप उनको इनकरेज कर रहे हो? फिर आप पोलराइजेशन तो बीजेपी करेगी, तो मास्टर है। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी दूध की धुली हुई है, वो तो करेगी। आप क्यों ट्रैप में गिर रहे हो? आप विकास की बात करो ना। मौलाना को आपको क्यों मिलना है? अच्छा, अगर आपको बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है तो नहीं आए आप कभी पहले? और कभी अभी तक नहीं। इम्पॉसिबल। मैं उनकी आइडियोलॉजी से एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि भारत में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। अब बीजेपी में मेरे लिए कहाँ स्पेस है? सब छोड़ो, इंग्लिश सिखाओ, हर व्यक्ति को इंग्लिश सिखाओ। अगर आपको ग्लोबल हिस्सा बनना है, हर गरीब को इंग्लिश सिखाओ। सारे बड़े नेता के बच्चे विदेश जाते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। माननीय अमित शाह जी के बेटे जय शाह आईसीसी में इंग्लिश में ही बात करते, कोई हिंदी में बात नहीं करते, कोई गुजराती में बात नहीं करते, मराठी इंग्लिश में ही बात करते। नहीं तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में तो इंग्लिश तो है ही उसमें ना। इंग्लिस थर्ड है ना, लेकिन है ना, इंग्लिश तो शामिल थर्ड है ना, कंपलसरी करो इंग्लिश। सिंगापुर ने वो किया। अब वो बीजेपी में क्या आरएसएस वाले बोले कि इसको भगाओ यहाँ से। मैं तो वही कह रहा हूँ। शहजाद नहीं कहते कभी कि बातचीत हो तो वो कहे कि नहीं नहीं इस पार्टी में आना चाहिए, ठीक है ऐसा नहीं, बट मैं शहजाद को देख के बहुत खुश होता हूँ। मतलब जो उसने, और जेन्युइनली जिस तरह से वो बातें रखता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब एक आपको लगता नहीं कि अब बात होनी चाहिए? ठीक है, पॉलिटिकल अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अलग अलग है, लेकिन इस वजह से भाइयों में बात ना हो, ये थोड़ा सा लगता है। ठीक है, वो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी और फिर पब्लिक डोमेन में आएगी। उससे अच्छा वो नहीं हो, बेटर है। वो खुश, मैं खुश। बट टू गिव हिम क्रेडिट, वो मेरे बेटे को आकर मिलता है जब भी मेरा बेटा दिल्ली में हो, तो उसको मॉम या वाइफ बताती तो आकर उसके साथ, तो उसको ड्राइव पे ले जाता। तो वो तब आप नहीं होते हो? लेकिन नहीं, मैं नहीं होता। मैं तो सुबह चले जाता, मेरा अपना काम होता है। और उसका और उसका भी बेचारी का टाइम फिक्स नहीं होगा, उसको भी बीजेपी ऑफिस जाना होता है, जो भी होता है, तो उसके बीच में वो कोऑर्डिनेट कर लेता है, क्योंकि बच्चा तो घर पे ही होता है ना।
हाँ। तो वो कोऑर्डिनेट कर लेता है, बट वो आकर मिलता है, वो उसको आई गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, वो बढ़िया उसका चलता है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, पार्टी ने भाइयों को बांट दिया, ये सबसे बुरी बात है बट उसमें कोई मेरे दिक्कत लिए। नहीं है, वो करता है वो। थैंक यू शहजाद, बहुत सारी बातें करने के लिए तहसीन। आप हैं। थैंक यू तहसीन, बहुत सारी बातें हैं Thank you. आपके साथ करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया, हम 1 Correct. घंटे से ज़्यादा का कर चुके हैं पॉडकास्ट। हम फिर बात करेंगे आपसे, क्योंकि आपसे बहुत सारे विषय मैंने शुरू में ही जिक्र किया, लेकिन वो सब कवर नहीं कर पाई, क्योंकि पहली बार आपसे बात हो रही, तो मुझे लगा इस पे भी बात कर ले, इस पे भी बात कर ले, इस पे भी बात कर ले। Right. हम एक और इसका पॉडकास्ट शूट करेंगे, एक और एपिसोड इसका शूट करेंगे, उसमें हम बाकी बातें आपकी, क्योंकि जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, जो आप बिग बॉस में गए, आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जो हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी आपकी चीज़ें हैं, वो आपका जो एस्पेक्ट है उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस पर यहाँ भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू अर्चना, थैंक यू। आप लोगों से गुजारिश है, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए, और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।